मुझे समझ नहीं आता कि फिर ये इतनी गरीबी की रिपोर्ट वो कहाँ से लेकर आते हैं? क्या वो रियल में जाके गाँव में लोगों से मिलते हैं या नमस्ते, आपका स्वागत है अ क्वेश्चनिंग माइंड पे। मैं हूँ आपकी होस्ट सागरिका और आज मेरे साथ जुड़ी हैं साक्षी सिंह रघुवंशी, मेरी खास मित्र जो पिछले साल हुए यूपी के ज़िला पंचायत चुनाव में एक कैंडिडेट थी और वहाँ पे अपने गाँव खुज्जी से वो लड़ रही थी और उनके जो अनुभव हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोग के कुछ सवाल आए हैं, वो उनका भी जवाब देंगी। साक्षी का स्वागत है। और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए आज यहाँ पर। नमस्ते सागरिका, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपने चैनल पे बुलाने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ना सिर्फ़ आने के लिए बल्कि अम, जो टॉपिक आपने चुना है हमारे लिए इसको हिंदी में ले आने का हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की क्योंकि मैं इस वीडियो को मैं वापस अपने गाँव में अपने लोगों को मैं दिखा सकती हूँ। मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है, तो बहुत शुक्रिया आपका। अम, तो साक्षी एक एक्चुअली तो एमएनसी में जॉब कर चुकी हैं, शहरों में रह चुकी हैं, पर आती उस गाँव से और वापस उसी गाँव में गई हैं। और पूरे मतलब इंडिया में अब तो काफ़ी जगह देख चुकी हैं, साउथ इंडिया में रह चुकी हैं बहुत-बहुत साल और उसके बाद गाँव गई हैं और शहर और गाँव में तो फ़र्क होता ही है रहने में, करने में, लोगों से मिलने में, लोगों के अपने अनुभवों में। तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो अ, डिफ़रेंस है वो तुमने तो देखा ही है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम पहले तो हमें बताओ कि तुम्हें क्या लगा कि इतने अच्छे, इतने अलग एक जॉब में गाँव से निकल कर जॉब किया, पढ़ाई करी तुमने काफ़ी सारी, यूपीएससी की तो तैयारी कर रही थी, पर उसके बाद फिर तुमने जॉब भी किया, अलग काफ़ी अलग मतलब एमएनसी तुमने शायद सोचा नहीं था, जर्नलिज़्म से एमएनसी पहुँच गई। तो फिर उसके बाद तुम्हें क्या लगा कि गाँव जाकर इन चुनाव में भाग लेने का क्या मकसद रहा तुम्हारा और उसके बाद पूछती हूँ कि क्या अनुभव रहा तुम्हारा? ये सवाल एक्चुअली काफ़ी फ़ेवरेट रहा है हमारा क्योंकि उस समय चुनावी जब वो चल रहे थे काफ़ी चकल्लस तो उस बीच भी ये सवाल हमसे काफ़ी पूछे जाते रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ अपने मतलब सभी दर्शकों को कि हम लोग भले ही बचपन से हमारे पिताजी ने हमें बाहर रखा अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, लेकिन हमें हमेशा वो बार-बार हर छुट्टियों में गाँव लेकर आते थे। जब हमारे दोस्त छुट्टियों में बड़े-बड़े शहर घूमने जाते थे तो वो वापस हमें गाँव ही लेकर आते थे क्योंकि हम बचपन से हॉस्टल में रहे, स्कूल में, चाहे कॉलेज में, उसके बाद जॉब भी किया तो बाहर ही रहे। तो छुट्टी का मतलब हमारे लिए गाँव जाना था, खुज्जी ही आना था। तो कनेक्शन तो पहले से ही था और जब हमने यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का सोचा तो कई लोगों ने बोला दिल्ली जाके प्रिपरेशन करेंगे, कई लोगों ने बोला लखनऊ जाके प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं, बचपन से घर के बाहर रही हूँ, ये अगर प्रिपरेशन मैं घर जाके करूँगी तो फैमिली के साथ भी रहने को मिलेगा और गाँव वालों से भी थोड़ा मिल-जुल लूँगी। मुझे थोड़ा-सा जो ब्रेक चाहिए जो सिटी लाइफ नहीं दे पाती है, तो वो इसलिए मैंने गाँव को चुना था कि गाँव से ही पढ़ाई करूँगी। काफ़ी कठिन फैसला था वो क्योंकि जिस जगह में आप कभी बैठकर पढ़े नहीं हो क्योंकि हमेशा बाहर ही रहे, वहाँ पे जाके पढ़ाई का माहौल बनाना थोड़ा कठिन था। बट ठीक है, मैंने उसको एज़ अ चैलेंज लिया कि नहीं ठीक है, इसको करके देखते हैं और जब हम यहाँ पर आए और 1 डेढ़ साल तक हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी और आधा प्रिपरेशन मैंने कोविड के दौरान करी, आधा प्रिपरेशन मैंने पोस्ट कोविड के दौरान विदिन कोविड के टाइम पे करी। तो उस बीच क्योंकि काफ़ी जगह लॉकडाउन हो चुका था, मेरे पिताजी जो बहुत ही बिज़ी आदमी, एक बिज़नेसमैन होने के कारण, उनको भी थोड़ा ब्रेक मिला घर पे मेरे साथ बैठने का और मेरी पढ़ाई देखने का। तो सुबह के 5 बजे के करीब हम लोग वॉक पे जाते थे, मैं, मेरे पिताजी और मेरे बहुत सारे कुत्ते हैं, तो उनको मैं लेके जाती थी। तो मैंने देखा कई जगहों पर कि लोगों के घर में शौचालय बने हुए हैं, पर शौचालय का उपयोग नहीं है। उसमें उसको स्टोर रूम की तरह उसका इस्तेमाल हो रहा है और गाँव में मैंने देखा कि जो बेसिक चिकित्सा की जो व्यवस्था है, चाहे इंसान हो या जानवर, वो बहुत ज़्यादा उसमें गैप है। तो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान हमने देखा और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जब हमने दिया तो कुछ मार्क्स से हमारा रह गया। तो घरवालों ने बोला कि एक और अटेम्प्ट दो, सबैटिकल पे हो ही, 1 और साल का ड्रॉप लो। ड्रॉप लेने का आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए नहीं था क्योंकि मन के अंदर एक चीज़ बैठ चुकी थी कि बहुत देर हो रहा है, मैं तैयारी करते चलूँ ठीक है। हमारे ऊपर हमें पूरा भरोसा था कि शायद एग्ज़ाम निकाल लूँगी तो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा कि घरवाले हैं जैसे समाज सेवा में रहे हैं, मुझे भी मौका मिल जाएगा। और फिर ये भी लगने लगा कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, मैं इसी एग्ज़ाम के ट्रैप में फँस ना जाऊँ। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं वापस से जॉब अपना शुरू करती हूँ ताकि हमारे पास आमदनी आती रहे क्योंकि मुझे सेवा तो करनी ही थी
उसी बीच चुनाव का ये आया और महिला सीट आरक्षित कर दी गई। तो जब मेरे पिताजी से हमारी बहस हो रही थी, जब उनका ये था कि नहीं तुम 1 साल का और ड्रॉप लो और तैयारी करो, मेरा था कि नहीं मैं जॉब करते हुए यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी। उसी बीच ये चुना क्योंकि मैंने उनसे ये बोला कि मुझे बहुत विलंब हो रहा है, अब हमें ये सब थोड़ा जल्दी करना है। उसी बीच ये महिला सीट आरक्षित हुई जनरल की। हमारे पिताजी ने हमें बोला कुछ दिन उस समय वो मेरी बात से सहमत नहीं थे, लेकिन जब 2 दिनों के बाद उनके अंदर ये जो 360 डिग्री चेंज आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये महिला सीट आरक्षित है, क्या इस पे खड़ी होना चाहोगी? तो मैंने पहली बार में तो बोला कि नहीं अभी पॉलिटिक्स में नहीं जाना, सेवा करनी है, आपके जैसे ही पैसे हैं तो फिर मैं सेवा करूँगी। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम अपना लेवल बढ़ाना चाहती थी, शायद ये अच्छा मौका है। उन्होंने मुझे 2-3 दिन थोड़ा बकअप करने की कोशिश करी, मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने सिर्फ़ इतना शब्द निकाला कि हाँ डैडी देखते हैं एक बार करके। उसके बाद उनको लगा इससे पहले ये डर के अपना फ़ैसला बदले, उन्होंने उसी दिन गाँव वालों के साथ एक मीटिंग बुला दी कि क्योंकि उनको ये था कि क्योंकि गाँव में कई लोगों ने मेरे डैडी के मित्र लोग थे, उन मेरे पिताजी के मित्र लोग कभी काफ़ी लोग कहते थे डैडी से कि आपकी बिटिया काफ़ी तेज़ लगती है, इनको किसी चीज़ में खड़ा करिए करके। तो पिताजी को ये लगा कि एक बार गाँव वालों का परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, उनका मतलब उनके उनके विचार जानना ज़रूरी है कि हम इनको खड़ा कर रहे हैं, शहर की हैं, आप लोग को ये मतलब मंज़ूर होगा कि नहीं। 200 से 300 लोगों की भीड़ जुटा ली, डैडी को वो काफ़ी इसमें वो फ़ेमस रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसा हुआ तो वो ग्रुप बना लेते हैं। वहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि आज जाके तुम्हें सबको संबोधित करना है कम से कम 5 से 10 मिनट, क्योंकि उनकी मंज़ूरी लेनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उनसे क्या बात करनी है। बिल्कुल कोई तैयारी नहीं थी, गाँव के लोगों जिनसे मैं मिली तक नहीं थी, उनसे बात करनी थी। मैं वहाँ पे गई, शुरुआत में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर जब स्टेज पे आई तो मुझे लगा कि अब तो जो भी होगा अब इनसे तो बात करनी है। तो मैंने जो-जो अभी आपको बताया कि जो-जो गैप्स मैंने देखे थे, वो उनसे हमने साझा किया और कुछ देर के बाद जब 10-15 मिनट जब मैंने उनसे काफ़ी सारी बातें करी कि कैसे लॉकडाउन के दौरान जो कुछ बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन्स नहीं हैं, उनकी पढ़ाई रुक गई है और गाँव में तब तक 1 साल के बीच में 2 ऐसे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी जो ऑक्सीजन के अभाव में हुई थी, क्योंकि बेसिक चिकित्सा तो है मतलब लेकिन एक ऑक्सीजन अभी हम और आप बात कर रहे हैं, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? लोगों को लगेगा इंटरनेट और लैपटॉप, पर नहीं, बात करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो हमारी बेसिक नीड है, लेकिन वो उसके लिए इतना दूर जाना पड़ता था सिटी में कि रास्ते में कई लोग दम तोड़ देते थे। तो ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी उनसे और उनको ये भी बताया कि ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ऐसे आप लोगों से मिलने आ रही, गाँव में तो मैं हमेशा से आती थी, तो थोड़ा क कठिन था उनको समझाना। उसके बाद मैंने पूछा कि आप लोग की इजाज़त है कि मुझे सिर्फ़ आपके सहयोग और आपके वोट की नहीं, मुझे आप लोग की इजाज़त की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहाँ जो लोग मेरे समकक्ष जो लड़ रहे थे, किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस था, किसी को 10 साल, मेरे पास 0 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे उनकी मतलब मंज़ूरी लेना ज़रूरी था। मैं सच बता रही हूँ आपको सागरिका, 2 मिनट तक तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं निकाली, उसके बाद कहीं से एक आवाज़ आई कि हाँ, हमें अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। उसके बाद वो कहते हैं आई डोंट नो वो हर्ड मेंटालिटी की वज़ह से हुआ या फिर लोगों को मेरी बातों में कुछ लगा। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने हामी भरी, तो थोड़ी हिम्मत आई कि नहीं कर सकते। उसके बाद उस दिन रात में डैडी मतलब पिताजी ने मेरे बहुत सारे जगहों पे मुझे घुमाया, एरिया के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, थाने-वाने ले जाके काफ़ी मतलब मेरा परिचय वगैरह सबसे कराया। तो उस रात मैं घर पे 12 बजे पहुँची और वो पहला दिन था और मैं सोच रही थी कि क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूँ? मतलब पिताजी ने खड़ा तो कर दिया, मैंने जोश में आके हाँ भी बोल दिया, अब तो पीछे नहीं हट सकती। तो तब तक ये था कि 2-3 महीने का समय है अभी चुनाव आने में, लेकिन हमारा आई डोंट नो मैं इसको ये बोलूँ कि ये मेरा बैड लक था या गुड लक था, मैं तो इसको ये बोलूँगी कि मेरा अच्छा ही किस्मत था कि आचार संहिता लग गई मेरे कैंपेनिंग के 7 दिनों के अंदर ही और उसमें ये आया कि हमने शुरू किया था अपना ये प्रचार-प्रसार 23 मार्च 2021 को और डेट आ गई कि 15 अप्रैल को वोट है। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई सीट आरक्षित हो और उसके बाद कुछ ही दिन में डेट आ जाए कि इस दिन इलेक्शन है। तो मतलब कुल मिला के अगर रफली देखा जाए तो 15 से 20 दिन का समय था हमारे पास लोगों के बीच में प्रचार करने का। तो ऐसे ही सिलसिला चालू हुआ कि करना है कि नहीं और जब मतलब ये तो डेट तो 1 हफ्ते बाद आई, लेकिन जब कूदे थे तो फिर लगा कि नहीं अब पिताजी की इच्छा और शायद खुद को लोगों के बीच में लाने का यही अच्छा मौका है कि शायद अगर एटलीस्ट कुछ बदलाव ला सकूँ, तो सौभाग्य की बात होगी। तो अभी तो आगे हम बात करेंगे इस मैटर पे कहाँ क्या कैसे हुआ। तो मतलब थॉट प्रोसेस यही था शुरुआत का। तो तुम कह रही हो कि हॉट मेंटालिटी की वजह से, पर क्योंकि तुम उपविजेता थी घोषित हुई, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उसी वजह से लोगों ने आ, साथ दिया या इजाजत शुरुआत की दी। बात की मैंने कि शुरुआत में शायद मुझे लगा पर ठीक बाद में है, पर बदलाव आया। बोलती तो बोलने की तो प्रैक्टिस है तुम्हें। और अगर दर्शकों के लिए बता दूं, मैं इतनी इनफॉर्मल अपने गेस्ट के साथ होती नहीं हूँ, पर साक्षी मेरी काफी क्लोज मित्र रही हैं, बहुत सालों से जानती हूँ।
तो इसलिए मैं ऐसी बातें कर सकती हूँ और मैं ये भी बता दूँ कि वो फैमिली के साथ फैमिली से जुड़ने के लिए गाँव गई, ये भी पूरा सच नहीं, शायद वो कुत्तों से ज़्यादा प्यार करती है और इसलिए भाग गई। तो साक्षी अपना गाँव जो खुची है चलो तुम वहाँ पे जाती तो थी पर तुम वहाँ से बहुत दूर भी नहीं रहती थी। ऐसा तो नहीं है कि तुम मतलब बनारस से खुची बहुत दूर है और नहीं आना-जाना होता था। तुम जुड़ी तो हुई थी और बाहर पढ़ने का भी मतलब शहर का भी, बनारस शहर का भी और खुज्जी का भी बहुत अलग व्यवहार, स्वभाव और फैसिलिटीज़ वगैरह में इतना फ़र्क नहीं था तुम्हारे जब बचपन में, राइट? अभी तो बहुत फ़र्क दिख रहा होगा तुम्हें जिन मुद्दों पर तुम शुरुआत की बात करूँ मैं तो उतना फ़र्क नहीं था, बस शिक्षा का वो जो लेवल था कि पहले गाँव में शिक्षित करते हैं और साक्षर करते हैं और शहरों में थोड़ा शिक्षित बनाते हैं लोगों को क्योंकि काफ़ी सारे स्किल्स होते हैं, स्पोर्ट्स की भी क्लासेस होती हैं। यहाँ पे तो वो गैप था पर यहाँ पे अभी काफ़ी हद तक चालू हो चुका है वो सब भी, तो वो छोटे से फ़र्क के लिए हम लोग को बाहर भेजा गया था ताकि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले शिक्षा का। अपने स्पोर्ट्स अटेम्प्ट के बारे में बताओगी? तुम नेशनली गोल्ड मेडलिस्ट हो। हाँ, नेशनल लेवल एथलीट हूँ मैं और वो शायद बाहर जाने के मौके की वज़ह से हुआ क्योंकि गाँव में क्या था कि ऐसी बात नहीं हमारे गाँव से काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बात बोलूँ तो लोगों को यकीन नहीं होगा। हमारे पिताजी के काफ़ी ख़ास मित्र रहे हैं। उनकी बेटी ओबामा कैबिनेट में थी अमेरिका में। तो खुज्जी वो गाँव है कि यहाँ से काफ़ी लोग बाहर गए हैं। हम लोग इकलौते नहीं हैं। लेकिन पढ़ाई के लिए यहाँ से पढ़ के गए, लेकिन हमारे पिताजी को ये लगा कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, लेकिन उनको कॉमनैलिटी नहीं थी। उनको ये था कि कुछ तो इनको लाइक पर्सनैलिटी बनानी है। सिर्फ़ शिक्षा तो लाइक डिग्री तो हमारे गाँव में मैं देखूँ तो घर के अंदर चूल्हा-चौका करने वाली औरत की भी डिग्री है, अच्छी खासी डिग्री है। लेकिन वो हमारे पिताजी को मंज़ूर नहीं था, तो उन्होंने हमें बाहर भेजा। तो वहाँ काफ़ी हद तक मतलब पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया, डांस में भी किया, स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था हमें इनफैक्ट मन तो यही था कि मतलब खेल-कूद में ही आगे जाऊँ पर वो जिस बैकग्राउंड से मैं आती थी तो वहाँ ये था कि नहीं पहले एक साइड का सुरक्षित कर लो तो खेला है मैंने लगभग इंजीनियरिंग तक मैंने इस दौड़ में मैं ट्रैक एंड फील्ड्स में मेरा था उसमें 100 मीटर 200 मीटर प्रतिस्पर्धा में अक्सर हमारा होता था और गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों जीते हुए हैं काफ़ी अच्छा दौर था वो पर उसी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि भले मैं उसमें आगे तो नहीं जा पाई लेकिन उस समय का सीखा हुआ जो डिसिप्लिन है जो शरीर में फिटनेस की इंपॉर्टेंस है वो आज भी समझ में आती है और शायद वहीं से हम सारे भाई बहनों में भी आई हुई है उस चीज़ की इंपॉर्टेंस शुरू से पिताजी ने घर में बना रखी थी सुबह जल्दी उठना है रात में जल्दी सोना है और जो करिकुलम जो सिलेबस की किताबें हैं उसके अलावा जनरल नॉलेज की किताबें पढ़नी है हिस्ट्री की किताबें पढ़नी है वो घर में किताबें ले आया करते थे आज मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो ये जो शौक है जब फ्री हो तो किताबें पढ़ने का वो कहीं न कहीं मेरे पिताजी से ही आया है क्योंकि उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, मोस्टली जीके और एटलस पढ़ने का शौक था उन्हें। मैं मैथ में आज की डेट में पुअर हूँ, मुझे नहीं पता उनका जीन्स मेरे में क्यों नहीं आया पर काफ़ी हद तक सीखा है मैंने उनसे ये किताबें पढ़ना और एक्स्ट्रा करिकुलर में पर्सनैलिटी बनाना बेसिकली, कैसे बात करनी चाहिए लोगों से वो सब उनसे काफ़ी कुछ सीखा, उसके बाद स्कूल में सीखा। और वो समाज सेवा में भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं मतलब शुरुआत से उनको तो मतलब काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं अपना बिज़नेस खुद खड़ा किया है उन्होंने और फिर समाज सेवा में गए हैं जैसे ही उनको कुछ उनकी भी कुछ आमदनी होने लगी तो जल्दी से ही वो अपने आसपास के समाज का ध्यान रखने लग गए और नाम बनाया है काफ़ी उस क्षेत्र में फिर तो ये अच्छा है कि मतलब इस वजह से तुम शायद इस वजह से तुम इंटरेस्टेड हुई हो इसमें और मैं यही डिसिप्लिन का भी पूछने वाली थी कि क्या ये तुम्हारे स्पोर्ट्स की वजह से आया है तुम 4 बार जीत चुके हो गोल्ड मेडल तो उसमें मेहनत तो काफ़ी लगी होगी तो ये डिसिप्लिन स्पोर्ट्स की वजह से आया है क्योंकि चुनाव के दौरान मेहनत करनी पड़ी तुम्हें कि इजी था ऐसा कुछ लगा क्योंकि तुमने इंटरव्यू में पहले कहा हुआ है कि काफ़ी फिजिकल मेहनत लगी तुम्हारी उसमें चुनाव जब प्रचार-प्रसार हुआ तो पिताजी ने बहुत पहले ही दिन से हमारे कान में ये बात डाल दिया था, तभी मैं थोड़ी-सी डबल माइंडेड थी। उन्होंने पहले ही बोला था कि बेटा इस गाँव में जितनी भी बहुएँ या बेटी या किसी की पत्नी अगर इसके पहले चुनाव में उतरी हैं, तो कैंपेनिंग हुई, चाहे न्यूज़ चैनल में बात करना हुआ, सब कुछ या तो उनके पिताजी ने किया, उनके भाई ने किया, उनके पति ने किया, उनके चाचा ने किया। मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि तुम अब तक घर के अंदर काफ़ी ऐशो-आराम में रही हो, खुद के भी बदौलत, हमारे भी बदौलत, लेकिन
जब ये होगा तो आपको सुबह 4-5 बजे से लेके रात तक दौड़ना पड़ सकता है, हो सकता है कड़ी धूप हो सकती है, बहुत गर्मी हो सकती है क्योंकि अप्रैल मई का महीना हम सब जानते हैं कि यूपी बिहार के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी का होता है, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए वो थोड़ा कठिन होता है और टेम्परेचर लगभग 40-42 तक चला जाता है। तो पिताजी ने ये बोला कि सारी कैंपेनिंग आपको चलनी पड़ेगी, हम कुछ दिन चलेंगे, आपके भाई कुछ दिन चलेंगे, क्योंकि आपको रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है, आप लोगों के बारे में थोड़ा कम जानती हैं क्योंकि आप आती तो थी घर में गाँव के, लेकिन गाँव से बाहर के लोगों को आप नहीं जानती थी क्योंकि पूरा वार्ड संख्या 82 में खुज्जी के अलावा बहुत सारे गाँव आते हैं, मंदुपुर हरिहरपुर, बहुत सारे ऐसे कछवन, बहुत सारे गाँव थे। तो उन्होंने कहा कि बाकी गाँवों को तो आप जानती नहीं हो, तो आपको जाना पड़ेगा खुद से। तो वो एक चैलेंज था कि सर पे धूप होती थी और मंडे टू फ्राइडे तो कुछ ज़्यादा ही टफ होता था क्योंकि सुबह 5 बजे से लेके इनफैक्ट साढ़े 4 बजे कभी-कभी हम लोग निकलते थे जिस दिन ऑफ़िस होता था और पौने 10 तक हम बाहर धूप में मतलब 7 बजे धूप निकल आती है और पौने 10 तक हम भागते थे और पौने 10 बजे मैं घड़ी देखती थी अपने पिताजी से कहती थी कि पिताजी प्लीज़ इसमें से किसी को रेडी करिए मुझे घर तक छोड़ने के लिए, घर जाना है मीटिंग एक 10 बजे एक मीटिंग होती थी और उसमें ज़रूरी था रहना और 5 बजे तक मैं ऑफ़िस करती थी जबकि ऑफ़िस लगभग 6 से 7 बजे तक चलता था पर मैं 2 घंटे पहले छोड़ देती थी और 5 बजे फिर निकलती थी तो उसके पहले सुबह तक तो गाँव-गाँव में टहलती थी क्योंकि ऐसा उस समय गेहूँ काटने का समय था। तो ऐसा होता था कि 6 या 7 बजे के करीब घर की महिलाएँ और आदमी पुरुष सभी लोग घर का खाना, नहाना, सब कुछ काम खत्म करके वो खेत में जाते थे और शाम के 4 बजे ही वो खेत से लौटते थे, बाकी टिफ़िन वगैरह उनका खेत में ही जाता था। तो हमें 10 बजे तक कैसे भी करके तो 7-8 बजे तक तो हम लोगों को घर में उनके कैच कर लेते थे। उसके बाद 2 घंटे हम उनको खेतों-खेतों में जाके मिलते थे क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद जब वो थक कर अपने घर आते थे तो सिर्फ़ खाना बनाकर सोना चाहते थे। तो फिर उस वक़्त बहुत मुश्किल था उनके घरों में घुसना। तो हमने ऐसे टाइम टेबल बनाया था कि शुरुआत सुबह के टाइम उनके घर और खेतों में जाएँगे और शाम के टाइम बाज़ार में जिनकी दुकानें हैं ताकि जो फलों की दुकानें हैं, जो चाय की दुकानें हैं, जो जनरल स्टोर की दुकानें हैं उन लोगों से मिलूँ, जो पुलिस थाने में लोग बैठे हैं उनसे मिलें, मंदिर में जो पुजारी लोग बैठे हैं उनसे मिलें। तो ये हमारे पिताजी का प्लान था और जाती मैं हर जगह थी 5 बजे उठने के बाद फिर सॉरी 5 बजे ऑफ़िस से जाने के बाद ऑफ़िस से निकल के फिर मैं इन दुकान वालों से मिलती थी और लगभग रात 11-12 बजे तक घर पहुँचती थी। ये लगभग शुरुआत के 1 हफ़्ते तो लगा कि ये लगभग 2 महीने चलने वाला है, लेकिन आचार संहिता लागू हुई, डेट आ गया और फिर लगा कि अरे! ये तो बस 15 दिन की बात है। और दूसरी कठिनाई ये थी कि जब भी मैं लोगों से मिलती थी तो जैसे मैं फ्रूट वेंडर्स की बात करूँ अगर, चाय वालों की बात करूँ, तो उन लोग यही कहते थे कि बेटा तुम्हारे समकक्ष में इतने लोग हैं, तुमने थोड़ी देर कर दी आने की, फ़रवरी से शुरू करना था और पहले से शुरू करना था, तुम्हारे पास तो बहुत कम समय है। तो उनको ये बताने में बहुत मुश्किल होती थी कि महिला सीट आरक्षित ही हुई है अभी 20 मार्च को, तो उसके पहले मैं नहीं आ सकती थी और मेरे जो क्लोज़ जो ये चुनाव जीत गए थे, काफ़ी भले इंसान हैं, वो उनके पिताजी से हमारी रास्ते में वो मुझे देखते थे दौड़ते वक़्त, तो उनके पिताजी जो जीते हैं ये चुनाव, जो मेरे कॉम्पिटिटर थे वो क्योंकि मेरे पिताजी के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं वो, तो वो मुझे रास्ते में देखते कह रहे बिटिया को जूस पिलाओ, बिटिया थक गई होगी। तो मैंने वो तक देखा है कि मेरे टाइम पे जब मैंने चुनाव लड़ा है तो कॉम्पिटिटर्स के बीच में वो कॉम्पिटिशन का माहौल नहीं था। लोग एक-दूसरे के बारे में अच्छा सोचते थे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे, अपना भले बोलते थे। एटलीस्ट मैंने तो ये ट्राई नहीं किया था और मेरे कॉम्पिटिटर के पिताजी मेरी चिंता करते थे, तो वो थोड़ा अच्छा लगता था। पर ये तो हाँ, जब मैं इन फ्रूट वेंडर से मिलती थी तो ये लोग ये कहते थे कि आपने थोड़ी देर कर दी, वो जो है वो इतने दिनों से आ रहे हैं। मैं सच बताऊँ तो जो जीते थे ये चुनाव वो 15-20 साल से जनसंपर्क से जुड़े हुए हैं। उनके काम के बारे में मैं कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहूँगी लेकिन उन्होंने जनसंपर्क तो बनाया था। मतलब हर पन मेरे मेरे 2 भाई हैं उन्होंने हमेशा मुझे यही बताया कि ये आदमी सुबह बाइक लेके निकलता है लाइक बिना चुनाव वाले दिन पे, बिना प्रचार-प्रसार के दिनों में भी बाइक लेके निकलते हैं और रास्ते में सबसे चच्चा सलाम, कक्का सलाम, सबसे मिलते-जुलते वो चलते थे। तो वो तो लोगों के अंदर से निकालना इतना आसान नहीं था। लोगों के अंदर शिकायतें बहुत थी कि काम तो बहुत नहीं हुआ था। वो शिकायतें लोगों में थी, लेकिन लोगों के अंदर ये विश्वास दिलाना कि शहर की लड़की आई, एक तो लड़की, कल को इसकी शादी हो जानी है, कितना दिन टिकेगी। तो ये सब थोड़ी कठिनाइयाँ होती थी। तो ये मेरी मेन कठिनाई थी, ये तो मेंटल लेवल की कठिनाई थी। बाकी वो जो सर पे धूप रहती थी, मुझे शुरुआत के 7-8 दिन लगता था कि मैं तो कभी धूप में नहीं निकल सकती, ये तो कैसे हो गया? लेकिन उस दौरान मैंने खुद से ये भी सीखा कि इट्स ऑल अबाउट पुशिंग योरसेल्फ फिज़िकली और मेंटली। आप जितना अपने आप को पुश कर सकते हो, हाँ, थोड़ा-सा अपने आप को आपका ध्यान रखना पड़ेगा खाने-पीने का और अपने शरीर का। बाकी आप जितना चीज़ों से डरोगे, वो चीज़ आपको उतना ही डरेगी। आप उस चीज़ में आगे बढ़ो। आज की डेट में तो कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी और के घर की या मेरे खुद के घर की, अगर मुझे कोई 12 बजे धूप में निकाल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ अपने खेलकूद के डेज़ से और जो पिताजी ने उतारा था चुनावी मैदान में, उसके लिए तो मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ मैं अब।
अच्छा, तुमने अभी बोला कि जो फल वाले और ऐसे गाँव वाले जो सवाल पूछते थे, उसी पर एक सवाल आया था, वो मैं डाल रही हूँ स्क्रीन पर। हाँ जी। वो ख़ैर वो मेरे वो मेरे पिताश्री से हैं, तो वो सवाल है कि जो गाड़ी चलाने वाले या चाय वाले हैं, उनका कोई ऐसे मतलब सजेशन, कोई एडवाइस या ऐसा कुछ क्या कहना था उनका कि तुम जब आई हो? बेसिकली उनका ये पूछना है कि जो ऑन ग्राउंड जो सोच है, जो उनकी कठिनाइयाँ हैं, वो कौन-सी हैं? वो किस वजह से वोट देना चाहेंगे? और उस पर तुमने क्या उनको सुझाव दी या उनके क्या सुझाव थे तुम्हारे लिए, तुम्हारे कैंपेन के लिए और तुम्हारे जीत हासिल होने पर तुम्हें क्या करना चाहिए उसके लिए? हुँ। ये काफ़ी अच्छा सवाल है एक्चुअली मैंने भी देखा था ये और ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि ये जो ग्राउंड रूट के लोग हैं एक्सक्यूज़ मी ये लोग ज़्यादा सही तरीके से बता सकते हैं कि क्या कमी है क्योंकि मैं तो शहर से आई थी, मुझे कुछ-कुछ गैप्स दिखे पर ये मुझे डिटेल में बता देते थे। तो मेरे जो ड्राइवर भैया थे, जो मुझे सुबह से शाम लेके जाते थे, वो ड्राइवर भैया नहीं तो एक बड़े भाई की तरह हमारी केयर करते थे। मतलब जहाँ-जहाँ जाना है क्योंकि मैं पहले उन गाँवों में नहीं गई थी, तो लोगों से मुझे बचाना, भीड़ से मुझे बचाना जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी पर वो अपनी तरफ से अपनी कोशिश करते थे और मुझे बोलते थे कि ये गाँव के जो ये वाले हैं, इनसे ऐसे बात करना, उनसे वैसे बात करना, यहाँ पे चश्मा निकाल के बात करना, वहाँ पे चश्मा लगा के बात करना, ऐसे वो काफ़ी कुछ चश्मा सिखाते कैसा थे। होता है? तुम्हारा पावर तो बहुत हाई है। हाँ, नहीं जैसे धूप में निकलती थी मैं तो मुझे सिर दर्द होता है धूप में, तो उनके थ्रू मैंने ये जाना कि चश्मा निकाल के भी मैं धूप में चल सकती हूँ, क्योंकि मेरा चश्मे का पावर बहुत ज़्यादा है तो मुझे काला चश्मा पहनना ही होता है धूप में। और वो उन्होंने मुझे निकाला कि नहीं, इनके ऊपर ये जाएगा कि ये तो अंग्रेज़ी लड़की है, ये कहाँ हमें कर पाएगी। उनका ये सुझाव काफ़ी अच्छा लगा था मुझे और रही बात चाय वाला की तो इन लोग हमें पहला इनकी तो शिकायत थी कि मैं बहुत देर से उतरी हूँ, जिसका मैंने उन्हें कारण समझाया था। उनको सबके ज़ुबान पे सबसे बड़ा कारण अगर सागरिका था ना कि ये लड़की आई है, तो सबके अंदर एक तो ये था कि जब भी कोई नया आता है, चाहे राज्य के लेवल पे हो, चाहे उस पर्टिकुलर गाँव के लेवल पे हो या देश के लेवल पे, जब कोई नया आता है तो फुल एनर्जी के साथ काम तो करता है। तो उनका ये था कि हमारे गाँव में एक थोड़ी-सी आँधी भी आ जाए ना तो तार टूट जाते हैं, ठीक है? और बिजली कट जाती है लगभग 1-2 दिन के लिए। अब जिसके घर में इन्वर्टर है, जिसके घर में जनरेटर है, उनको तो दिक्कत नहीं है, ठीक है? हुँ। इतनी भीषण गर्मी में ज़रा आप सोचिए, सोच भी नहीं पाएँगे कि इतनी गर्मी है और उनके पास तो बहुत सारी सुविधाएँ भी नहीं हैं। 2 दिन बिताना कितना मुश्किल है, जिसमें फ़ोन भी चार्ज करना एक बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि वो काम पे जाते हैं, फ़ोन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज के डेट में जब गूगल पे वगैरह हो चुका है, जो कि हमारे गाँव के लोग काफ़ी इस मामले में शिक्षित हैं कि गूगल पे वगैरह वो चलाते हैं, तो अगर फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी फिर तो। और इतनी गर्मी में अगर वो रात भर जगेंगे तो दिन पे काम पे कैसे जाएँगे? तो हमेशा मुझसे ये बोलते थे कि बिटिया और एक ये बिजली के लिए ज़रूर काम करना। बट घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो सो नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, तो बिटिया बिजली के लिए ज़रूर काम करना। दूसरा चीज़ उनका ये था रोड रोड जो टूटे-फूटे रोड थे और जो नालियों से गंदे पानी बहते थे। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि गंदे नाली में पानी इकट्ठे ना हो नालियों में पानी इकट्ठे ना होने दो क्योंकि वो जो मच्छर आते हैं यूजुअली ये मार्च, अप्रैल और बारिश के मौसम में ही आपकी तबीयत खराब होती है। तो हम तो उस फैसिलिटी में थे, ठीक है, हमने खुद से कुछ चीज़ें बनाई। पर उनकी जान इतनी सस्ती क्यों थी? उनके घर के बगल से, उनके दुकान के बगल से गंदी नालियों में पानी क्यों बहता था? क्यों वो बीमार हो जाएँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अगर फल खाना है सेहतमंद रहने के लिए हम उन्हीं से खरीदने जाएँगे, लेकिन उनके जान की हमें कीमत नहीं थी। तो वो जब भी मुझे देखते कैंपेनिंग की तरह मुझे पकड़ लेते थे कि बिटिया अगर तुम आना तो ऐसे करना। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कितने लोगों ने वोट दिया, कितने लोगों ने नहीं, लेकिन लोगों का जो प्यार मुझे मिला है ना सागोरे का और इस बीच में जितने लोगों से मिली, वो मुझे मौका नहीं मिलता बाकी टाइम पे मिलने का क्योंकि मैं बोस्ट नहीं कर रही हूँ पर अपने गेट के बाहर निकलने के लिए हम लोग हमेशा क्लोज़्ड कार्स में निकले क्योंकि माहौल ऐसे होते थे कि भाई ने और पिताजी ने कभी गाड़ी के बाहर निकलने ही नहीं दी, कभी पैदल चलना हमें अलाउड ही नहीं था। लेकिन इस चीज़ में मैंने मेरे पिताजी और भाइयों का बदला हुआ रूप देखा। मैं कभी-कभी लड़कों के साथ अकेले निकल जाती थी और उनको ये था कि नहीं प्रचार कर रही है, मैदान में कूदी है तो खुद ही चैलेंज लेना पड़ेगा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लोगों के अंदर भी ये लोगों को लगा कि नहीं लड़की आ रही है खुद से इनफैक्ट कभी-कभी तो रास्ते पे वो फल वाले जो हमारे पिताजी को जानते हैं, जो चाय वाले हमारे पिताजी को जानते हैं, जो जनरल स्टोर वाले हमारे पिताजी को जानते हैं, उन लोग कहते थे, "बिटिया को क्यों दौड़ा रहे हो राजेंद्र? हमारा तुम्हारा रिश्ता कितना अच्छा है, हम दे देंगे वोट बिटिया को।" तब मेरे पिताजी उनसे कहते थे कि लेकिन बिटिया को कैसे पता चलेगा कि कौन-कौन उनके वार्ड संख्या में है? और ये मेरे अंदर भी था कि मुझे जिनके लिए काम करना है, अगर मैं ग्राउंड रूट पे जाऊँगी नहीं, मुझे वो नालियाँ दिखेंगी नहीं, मुझे वो टूटे हुए घर दिखेंगे नहीं जो बरसात में चूते हैं, तो फिर मैं कैसे काम कर पाऊँगी? फिर तो मुझे ये लगेगा कि जितना मैंने किताबों में पढ़ा है वही प्रॉब्लम होती होंगी, बाकी तो होती नहीं। तो मुझे ग्राउंड रूट पे देखना बहुत ज़रूरी था। तो ये उनके ओपिनियन थे, ये उनके सुझाव थे मेरे लिए। बड़ा प्यार मिला मुझे, सुझाव से ज़्यादा तो उनका मुझे प्यार मिला। अब सब याद आ रहा है मुझे आप पूछ रही हैं तो।
अच्छा, एक सवाल मेरा ही है। लोग कहते हैं ये न्यूज़ चैनल वग़ैरह देखते हैं, लोग कहते हैं कि गाँव के लोग थोड़े बुद्धू से होते हैं, जो ये न्यूज़ चैनल ही देखते हैं, उनको मतलब पॉलिटिक्स का इतना ही पता है, जो बताया जाता है, पेपर पढ़ते हैं और ये सब। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि गाँव के लोग थोड़े मतलब उनको पॉलिटिक्स के उसमें इतना ही पता है कि कौन जात है और कौन-सा धर्म है और उसी आधार पर वो वोट देते हैं। क्या ये अपने तुम्हारे अनुभव के अनुसार ये तुम्हें सच लगा? क्योंकि गाँव में तो बहुत जाति के लोग थे और अ, तुम्हें वोट मिले हैं कई लोगों का, तो तुम्हें ऐसा लगा कि वो अपने ही प्रॉब्लम्स के बारे में वो अ, जानकारी नहीं रखते हैं, बस अपने ही धर्म और जाति के नाम पर वोट देते हैं, उनको नहीं पता है उनको क्या चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है, ये आई थिंक हर जगह होता है, चाहे शहर हो चाहे गाँव। ये आपको भी पता होगा कि कुछ घरों में जो बुज़ुर्ग हैं या जो महिलाएँ हैं, उनकी समस्याएँ नहीं होती हैं। उनके घर में जो उनके पुरुष ने बोल दिया कि हम तो इसको वोट दे रहे हैं, तो उनका वो कहते हैं ना शेयर्ड ओपिनियन, किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको लगता है कि हाँ, हमारा भी यही ओपिनियन है, हमें भी यही सही लगता है। तो मैं जब घर-घर गई तो मुझे ये नहीं लगा कि ये लोग बुद्धू हैं, पर मुझे ये लगा कि हाँ, कुछ लोगों को के अंदर जागरूकता नहीं है। जैसे मैं जब जाती थी तो लोग बोलते थे, "आप ये चुनाव क्यों जीत रही हैं? उ उस उनके वाले जो आए थे प्रचार करने वो तो आदमी आ रहे हैं, तो क्या आदमी और औरत साथ में लड़ रहे हैं?" तो मैंने वो तो उनको समझाना पड़ता था कि नहीं, नहीं, नहीं उनकी धर्मपत्नी इसमें खड़ी है या किसी की बहन इसमें खड़ी है। वो पुरुष चेहरा लेकर आ रहे हैं क्योंकि दुनिया ज़माना उन्हें जानता है, वो बाहर ही नहीं लेकर आते थे। तो और रही बात धर्म और जाति की तो मेरे दौरान तो मुझे ये नहीं मिला था। थोड़ा-मोड़ा हुआ था कि लाइक इस पार्टी से उस पार्टी से मैं आपको बता दूँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं ये चुनाव निर्दलीय लड़ी थी क्योंकि पहले हमने कोशिश की थी एक पर्टिकुलर पार्टी के टिकट के लिए, वो हमें मिला नहीं किसी वजह से। तो पहले तो हमारे पिताजी ने कहा कि अभी करना है कि नहीं, तो हमारे भाई ने ही पिताजी को बोला था कि नहीं, अभी टिकट मिला नहीं मिला, मैदान में आए हैं तो जीतना है, रेस छोड़ के तो नहीं भागनी। जबकि ये हमारे पिताजी हमें सिखाते थे, लेकिन उस दिन उन्हें इतना बुरा लगा कि हमने इतना समाज के लिए किया और ये पर्टिकुलर पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, तो फिर हमें उनको समझाना पड़ा, कोई बात नहीं, हमें किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के पक्ष में नहीं लड़ना है। हम किस लिए लड़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम उसमें क्लियर होना चाहिए कि हम इस गाँव के लिए लड़ रहे हैं, लोगों का विश्वास जीतने के लिए लड़ रहे हैं और अगर वो 5 साल अगर मिल जाएँ, उसमें कुछ बदलाव ला सकें, तब शायद हो सकता है वो पार्टी आके टिकट दे दे क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया है कि उनको अपनी पार्टी में आपको लाने का मौका मिले। तो जागरूकता की कमी ज़रूर है, लेकिन वो लोग अपनी परेशानियों को बखूबी जानते हैं क्योंकि अगर एक चाय वाला अगर मुझसे कह सकता है कि बीमारी फैल रही है, बेसिक चिकित्सा नहीं है, ये वाले मोदी जी ने शौचालय बनाया है बिटिया, बिल्कुल बनाया है, लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग अभी भी उसी रिलीजियस थॉट में चल रहे हैं कि घर के बगल में, घर के पास में पैखाना थोड़ी हो सकता है, अभी भी खेत में जाना पड़ता है। और ये मुझे कैसे पता चला कि जब कभी-कभी मैं पिताजी से बोलती थी कि मैं 5 बजे नहीं चलूँगी, 5:30 बजे दौड़ने चले क्या? तो वो बोलते थे, "नहीं बेटा, खेत में महिलाएँ आ जाएँगी तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा।" मैं बोलती तो मगर उनके उनके घरों में तो मैंने शौचालय देखा है। कह रहे तो फिर वो हमें लेके गए एक दिन कि देखो बेटा शौचालय में क्या हो रहा है। तो मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ पे उनकी जागरूकता थोड़ी कम है कि सारी चीज़ें एक सरकार आपके लिए नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें आपको ग्राउंड रूट पे खुद से करना पड़ेगा, उनकी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। वो तो आपको योजना देंगे, मिड डे मील देंगे, आपके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए स्कूल यूनिफ़ॉर्म खरीद लो और आप उस स्कूल यूनिफ़ॉर्म के बजाय कुछ और खरीद लो तो वो बात अलग है। हालाँकि मुझे ये सुनने में आया है कि काफ़ी उस पे चेकिंग होती है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, एटलीस्ट हमारे गाँव में तो हमने देखा है बच्चों से पूछ के, बच्चों के माँ-बाप से पूछ के, तो वो चीज़ है, पर जागरूकता की कमी है, वरना मुझे तो मेरे गाँव के लोग काफ़ी स्मार्ट लगे। इनफैक्ट जब मैं कैंपेनिंग के दौरान जाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि इस पूरे वार्ड में इक्का-दुक्का लोग होंगे जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मैं ऐसे-ऐसे लोगों से मिली हूँ, मैं तहलका न्यूज़पेपर के एडिटर से मिली हूँ, मैं बहुत बड़े-बड़े कैपजेमिनी टाटा मोटर्स, फिलिप्स बड़े-बड़े कंपनियों में लोगों से बात करती थी, मैं मिलती थी कैंपेनिंग के दौरान और उनसे मिलके मुझे इतना अच्छा लगता था क्योंकि मेरे लिए तो पहला अनुभव था, तो मैं अकेले तो काम कर नहीं पाती, तो मुझे था कि ये मुझे मिल गए, इनके साथ मैं टीम मिल के बनाऊँगी, तो मैं सबका फ़ोन नंबर लेती चलती थी। कभी-कभी ऐसे जाती थी खेतों में, एक नॉर्मल सी लड़की जो प्राइमरी स्कूल से पढ़ी हुई लड़की है, लॉकडाउन चल रहा है, 12th क्लास में पढ़ती है, तो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बच्चे, उनको खेत में एक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा रही है। तो उसका मैं नंबर लेती थी कि भई मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, आप सबका मुझे टीम चाहिए। तो स्मार्ट तो हैं वो, बस थोड़ी कुछ चीज़ों की जागरूकता की कमी है और थोड़ा मतलब जो भी उनको आए कुछ रिलीजियस थॉट्स हैं बस एज़ सच और अदरवाइज़ तो बहुत काफ़ी हद तक डेवलप लगा मुझे ये मेरा गाँव थॉट्स जब तो मैं ख़ैर घूमी। रिलिजियस नहीं है, थॉट्स तो पुराने हैं और शायद हर हाँ, हाँ। रिलिजन का वो है। हुँ। तो पर हाँ, ये
ये मेरा भी अनुभव रहा है जब मैं गाँव और शहर का देखती हूँ कि गाँव के लोगों को अपने असल के प्रॉब्लम्स या असल के जो चाहिए उनके गाँव को या जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसका काफ़ी उनको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, बेहतर है। और जो शहर के लोग हैं, उनको इतना समय नहीं रहता है, वो पढ़ते हैं और उसके बारे बिल्कुल में सही सुनते बात है, हैं, बिल्कुल, हाँ। बाकी लोगों की बातें सुनते हैं। वो अपने अनुभव उनको शायद कम ये भी सही बात है कि उनको प्रॉब्लम्स ही कम होती हैं, जो जीने करने की रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं, वो तो उतनी होती नहीं है। तो शायद वो जी, जी। सोचते हैं कि हम पढ़ लिख कर वो प्रॉब्लम्स समझेंगे, ना कि लोगों से वहाँ पर गाँव में जाकर बात करके। तो मेरा भी यही अनुभव रहा है कि गाँव के लोगों को पॉलिटिकली तो काफ़ी ज़्यादा जागरूक लगते हैं हुँ, मुझे कि उनको हुँ। ज़्यादा पता होता है। तो एक और सवाल आया है जेम्स पैटरसन, खैर सॉरी, तुमने ये कहा था कि स्कूल में वहाँ पे लोगों को फल और दूध और उनको पैसे मिलते हैं स्कूल जाने के लिए। ये तुमने ट्विटर पर लिखा था कभी, तो जी, उसके बारे जी। में बताओ ना एक बार। सागरिका, हमारे पिता, हमारे घर में सभी लोग एक्चुअली सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं। दादाजी हों, चाहे हमारी दादी थी, उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने इस चीज़ को लिया। तो हमारी माताजी 35 से 40 लोग को डेली पढ़ाती हैं निःशुल्क। तो मुझे, जब मैंने ट्विटर पे ये लिखा तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, और मुझे इसकी जानकारी 2022 में हुई। मुझे बहुत अफ़सोस हुँ, है कि मैं 4 साल तक, मतलब इतने सालों से अपने गाँव में हूँ, ती लगभग 2.5 साल से वर्क फ्रॉम होम चालू होने के बाद तो लगभग घर पे ही हूँ। और उनसे पढ़ाई के दौरान उन्होंने मेरी मम्मी से भोजपुरी में बोला कुछ कि कल तो हम लोग का नया-नया यूनिफ़ॉर्म आएगा, और अब तो स्कूल खुलने वाला है, अब तो स्कूल में खाना मिलेगा, क्योंकि उनके घरों में उतना फ्रूट्स वगैरह उनको नहीं मिलता, क्योंकि सरकार अनाज देती है, चीनी, चना ये सब देती है, पर फ्रूट्स वगैरह घरों पे तो नहीं मिलता, वो बच्चों के लिए बना हुआ है। तो मैंने पूछा कि ये यूनिफ़ॉर्म वगैरह इनके पास मम्मी आप पैसे दे रही हैं क्या करके? तो मम्मी बोला मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने जब उनसे पूछा अच्छे से तो उसमें जो बड़ी लड़कियाँ थी, जो 7th-8th की थी, जो 9th की लड़कियाँ थी, उनसे मैंने पूछा कि बच्चे क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि हर एकेडमिक ईयर में, और वो भी जबकि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे पेरेंट्स हर साल मेरे लिए नया यूनिफ़ॉर्म नहीं खरीदते थे। नहीं, 3-4 साल, नहीं। 5 साल तो चलाना ही पड़ता था, और अगर घर में बड़ा भाई-बहन है तो उसका लेना होता था। जी। लेकिन इन बच्चों के लिए हर साल एकेडमिक ईयर में उनके अकाउंट में पैसा जाता है स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए, नया बैग खरीदने के लिए, स्कूल यूनिफ़ॉर्म खरीदने के लिए, और उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी है कि उस पैसे से उनके माँ-बाप कहीं और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका उन्हें प्रॉपर रजिस्ट्री, पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि उसका कैसे इस्तेमाल हुआ है। और हमें अब तक ये जानकारी थी कि मिड डे मील मिलता है, अब खिचड़ी मिलती होगी बस। उन्हें उनके मिड डे मील में खिचड़ी के अलावा दूध, सीज़नल फ्रूट्स भी मिलते हैं। इसकी जानकारी हमें बाहर रह के या किसी से बात करके या किसी पिक्चर या किसी न्यूज़ चैनल को देख के कभी नहीं मिल सकती। ये हमें कौन बताएगा? जो उसका भुक्तभोगी, वो कहते हैं ना, जो उसको भोग रहा है वो सुख है, वो दुःख। तो उन बच्चों ने जब मुझे ये बताया तो मैंने कहा ये तो मेरा एकदम, कहते हैं कि एकदम देहात है वो, मेरा गाँव जो है वो शहर नहीं, एकदम देहात है। टियर 3 कह सकते हैं, जौनपुर का टियर 3 इलाका, और वहाँ पे अगर ऐसा है, तो फिर शहरों में भी तो फिर और व्यवस्था होगी। तो ये चीज़ पे मैं बहुत आश्चर्य हुई थी, और मैं चाहती थी कि ये लोग जानें, इसके बारे में लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं इतनी पढ़ी-लिखी, इतनी अपने आप को शिक्षित समझती हूँ, मुझे भी ये नहीं पता था जब तक मैं खुद उन भोगियों से नहीं मिली, जब उन्होंने मुझे बताया कि उनको ये सब चीज़ें। और मैं शहर के बच्चों को बल्कि देखती हूँ कि वो बहुत रेज़िस्टेंट होते हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो गाँव के बच्चे स्कूल खुलने में बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उनको फ्रूट्स, उनको दूध और उनको नए कपड़े मिलने वाले थे। और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि गाँव के बच्चे अगर इतने एक्साइटेड हैं, तो ये मतलब काबिल-ए-तारीफ़ है सरकार के लिए। चलो अच्छा लगा सुनकर कि कम से कम एक असुविधा थोड़ा-सा उसका कुछ सुझाव मिल रहा है, कुछ सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो अच्छी बात है। हुँ। पर हाँ, ये बता दूँ कि न्यूज़ में अच्छी चीज़ें नहीं आती है, लोगों को थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। कंप्लेंट से ज़्यादा चलता है, तो इस वजह हुँ। से शायद अच्छी चीज़ें बताई नहीं जाती। अभी जैसे आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया, जहाँ पर बोला गया कि गरीबी 1% के नीचे हो चुकी है, जो एकदम बेहद जो गरीबी होती है, जहाँ पर लोगों को खाना-वाना नहीं मिलता है, वो आईएमएफ का रिपोर्ट है, जो उन्होंने कहा है कि अभी गरीबी काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है इंडिया में, जो एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, उसका जो मेजर होता है, उन्होंने कैलकुलेट किया, जो ये राशन और ये वेलफेयर के लिए जो पैसे डायरेक्टली जाते हैं, वो उससे
उसका कैलकुलेशन यूजुअली माइनस रहता है, जो कि सिर्फ़ इंडिया में, मतलब इसको माइनस करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि पैसे दे रही है गवर्नमेंट और जो खाना मिल रहा है उनको, तो वो तो सब्सिडी मिल रहा है, जो वो सिलेंडर, खाना ये सब मिलने के बाद, तो उस हिसाब से पॉवर्टी काफ़ी ऑलमोस्ट मिट चुकी है। तो इस बारे में शायद तुमने भी नहीं सुना होगा, लोग बात नहीं कर रहे हैं ये चीज़ों के बारे में, क्योंकि इससे ये बिकता नहीं है खबर, तो खुशी वाली खबरें बिकती नहीं है, तो शायद इस जी, वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर पे जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प आती हैं, काफ़ी अच्छी मित्र भी हैं हमारी, क्योंकि इसके पहले मैं उनके साथ रही नहीं थी और उनकी उम्र 18-20 साल है और लगभग ढाई 3 साल से हम लोग काफ़ी क्लोज़ भी हो चुके हैं, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ अभी। तो अक्सर मुझे सुनने में आता है कि दीदी आज हमको जाना है ये वाला अनाज लेने, आज हमको जाना है ये वाला अनाज लेने। तो मैं ये सोचने लगी कि मुझे नहीं पता कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, पर मैंने दिल्ली में भी अपने जान-पहचान वालों से देखा, मैंने मुंबई में देखा, मैंने खुज्जी, जौनपुर, बनारस में देखा। लोगों का कहना है कि आजकल जो खेतों में काम करने के लिए या अपना आपका काम करने के लिए बहुत लोग मिल नहीं रहे हैं। मिल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था, खाए भूखमरी थी तो लोग आपका काम करते थे और ऐसे ही स्टेजेस चलते जाते हैं, ठीक है? आज के ज़माने में सरकार उनको उनकी बेसिक नीड पूरी कर रही है। घर में शौचालय बन रहे हैं, उनका घर पक्का बन रहा है, एटलीस्ट छत बन जा रही है और उसके बाद उनको अनाज भी मिल रहा है, बेसिक अनाज जो उनके बढ़ने के लिए काफ़ी है और स्कूल में मिड डे मील भी मिल रहा है, ठीक है? कोई आपका काम करने क्यों आएगा? अब मुझे समझ नहीं आता कि फिर इतनी गरीबी की रिपोर्ट वो कहाँ से लेकर आते हैं? क्या वो रियल में जाके गाँव में लोगों से मिलते हैं या मैं नहीं मानती कि पूरा भारत में कोई गरीब नहीं है, बिल्कुल है। भई गरीब तो बहुत लोग हैं, किसी के भी मेरे डेफिनिशन के अकॉर्डिंग किसी के पास भी अगर रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, वो गरीब है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इनका जो स्टैट्स है, अगर मैं उस पे पूछना चाहती हूँ कि उसके स्टैट्स का सोर्स क्या है? वो हमें कभी क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैंने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन जितना मैंने देखा है लोगों की यही शिकायत है कि आजकल खेतों में काम करने के लिए आज के डेट में मशीन्स क्यों आ गए हैं खेतों में काम करने के लिए? क्योंकि हमें मिल नहीं रहे हैं लोग काम करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास अनाज मिल रहा है लोगों को। पढ़ने के लिए हुँ। उनके स्कूल में भी काफ़ी सारी व्यवस्था हो गई है, उनको स्कूल ड्रेस मिल रहा है। तो एक जिन जो उनकी डेफ़िनेशन में गरीब हैं, उनकी तो ये बेसिक नीड्स पूरी हो ही रही हैं। तो फिर मुझे जानना है वो रिपोर्ट्स कहाँ से लेकर आ रहे हैं? जो बहुत गरीब बढ़ते जा रहे हैं भारत में, मुझे नहीं पता। तो चलिए, आईएमएफ तो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, हुँ। इनका मैंने रिपोर्ट वगैरह तो देखा है, तो ऑफ़ कोर्स इनका जो मैंने ये भी देखा था कि शायद आने वाले 5 सालों में यहाँ का जीडीपी या यहाँ का जो ग्रोथ रेट है, वो बहुत डाउन जाने वाला है। वो तो अलग है, वो नहीं, नहीं, ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। ये जो कह रही हूँ हुँ। कि ये कहने की गरीबी हट चुकी, जो एकदम बेहद जो गरीबी होती है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी जहाँ पे नहीं, नहीं, लोग खाना ये रिपोर्ट तो हमने सुना आपका कि हाँ, पर ये बिल्कुल, पॉज़िटिव बिल्कुल न्यूज़ तुम है। सही कह रही हो लेकिन कि अलग हाँ, न्यूज़ चैनल्स पे ये भी हाँ, दिखाते हैं कि देश में इतने लोग भूखों मर रहे हैं, इतने लोग, तो मैं सोचूँ फिर ये अनाज जा कहाँ रहा है? या तो फिर भूखों उनको तो हम ही मार रहे हैं। क्योंकि नहीं मैं बताती हूँ, इसमें जो लीडरशिप होती है ना, जो अनाज देने की, कभी-कभी लोग वो भी मैंने ग्राउंड रूट पे देखा, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे अपने ही क्षेत्र में कई जगह ऐसा होता है कि मैं जब प्रचार के टाइम जा रही थी, तो मैंने डैडी से पूछा कि डैडी इनका घर तो बहुत सुंदर लग रहा है, इनके घर में ये लोग क्या करते हैं? तो मेरे पिताजी ने बोला कि ये इनके पास अनाज आता है सरकार का, ये अनाज बाँटते हैं। मैंने कहा इससे इनको पैसे कहाँ मिलेंगे? तो बेसिकली वो अनाज बाँटते नहीं हैं, वो अनाज बेच के अपना घर बनवा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो वो हो सकता है। नहीं, ये तो होता ही है, ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी शायद स्क्रूटिनी बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे तुम कह रही हो कि घर पे जो आती हैं निक्की, शायद निक्की की हाँ। बात कर रही हूँ, हाँ, हम निकी तो की बात कर तो उसने शायद, मतलब वो भी तो जाती है, वो भी तो करती है, उसके जो दोस्त वगैरह हैं उनको पता ही होगा कि अनाज कहाँ से मिलता है, कौन बेचता है, तो शायद अभी उतना नहीं होता है जैसे पहले होता था, पर ये ब्लैक मार्केट होर्डिंग तो पहले हमने बहुत सुना हुआ है, बचपन में देखा हुआ है बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, राशन हाँ। लेने के लिए लोग को पैसे देने पड़ते थे, जो उनको फ्री में मिलना था वो हम खरीद के लेते थे ना, हुँ, तो हुँ। फिर उनको तो पैसा मिलना ही था, तो वो बचा के रख देते थे, वो बिगड़ जाता था वेयरहाउसेज़ में, सड़ जाता था, चूहे खा जाते थे वो अनाज, पर लोगों को नहीं मिलता था, जो गरीब वही लोग चीज़ थे मैंने खुद उनको। देखी है। मैं निक्की की बात कर रही थी, निक्की की बुआ, क्योंकि उनके पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको अपनी बेटी के पास भी जाना पड़ता है, काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए, वो हम कभी और किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। बट मैं ये बस ये दिखाना चाहती थी कि उन्होंने एक डेट फिक्स कर रखा है, किसी दिन पे आके आपको अंगूठा लगाना है और हुँ, अगर कुछ घंटे ले क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगती है, अगर कुछ हुँ, घंटे हुँ, लेट हो गए, उन्होंने फ़ोन करके बता दिया कि इस वज़ह से मैं इमरजेंसी में फँस गई हूँ, तो उनको अनाज ही नहीं मिलता। तो ये सब गाँव में रह के मुझे पता चला, ये सब ब्लैक मार्केट वगैरह मैंने पढ़ा ज़रूर था, बहुत पहले पढ़ा था ये सब कुछ कि होता है। लेकिन मैंने जो भोगे हैं इसका दर्द उनको उनसे भी मिलकर आई हूँ और जो इसको खा रहे हैं ना पीछे से, उनसे भी मिलकर आई हूँ मैं इस प्रचार में। हुँ।
अच्छा चलो एक सवाल और है, ये है हाँ। जेम्स पैटरसन से, जो ट्विटर पर हैं, जेम्स पैटरसन से, शायद एनोनिमस अकाउंट है। उनका है कि कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ के लोगों के लिए आइडेंटिफाई किया है, अगर तुम जीतती तो तुम जॉब पर फोकस करती कि नहीं, और उस जॉब में औरतों को लाने के लिए क्या तुम्हारा क्या सुझाव थे तुम्हारे। और जो सेफ सॉइल मूवमेंट चल रहा है सदगुरु का, उसमें उन्होंने कहा है कि पेड़ उगाना ज़रूरी है, खेती के आसपास भी, और खेत करने वालों को भी शायद पैसे मिलते हैं, तो और उसका अलग जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इंक्रीज करना है, तो उस हिसाब से जो सेफ सॉइल है वो फार्मर्स की काफ़ी मदद कर सकता है। तो मुझे जहाँ तक याद है यूपी गवर्नमेंट में ये भी है कि जो स्टबल बर्निंग होती है, वो स्टबल आप एक्सचेंज कर लो तो बायो मैन्योर मिलता है, बायो हम्म। फर्टिलाइजर मिलता है। तो हम्म। ऐसा कुछ तुम्हारे ऐसे कोई योजना या सुझाव, ये सब तुम्हें पता है? ये काफी अलग अलग सवाल पूछ लिए उन्होंने, तीन एकदम अलग अलग सवाल पूछे हैं। पहला है जॉब का, और दूसरा है हम्म। औरतों का उसमें आना, और तीसरा है उनका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या मतलब खेती करने वालों का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और किसानों का इनकम स्टेबलाइज कैसे होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्लान मैं पहले पहले सवाल का जवाब देती हूँ कि वर्किंग फ़ोर्स के लिए क्या, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं घूमती थी गाँव में, बगीचों में, तो वहाँ मुझे कभी-कभी कुछ लोग मिल जाते थे जो 12वीं पास हैं या जस्ट ग्रेजुएशन पास किया है और कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। और या तो शायद वो कभी-कभी निःशुल्क भी पढ़ाते थे और कभी-कभी कुछ शायद ₹100 या ₹200 कुछ घंटे के हिसाब से उन बच्चों से लेते थे और वो पढ़ाते थे। तो मैंने जब उन लोग के नंबर्स लिए थे कि उनसे टीम मिलके बनानी, तो हमारा प्लान यही था कि जब मैं इस जिला पंचायत की सदस्य बन जाऊँगी, तो जो भी इसका अध्यक्ष होगा, उनके समकक्ष ये चीज़ें रखूँगी कि ये युवा हैं, इनकी केवल स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो आज के डेट में हमारे राज्य में योगी सरकार वही कर रही है। वो आज के डेट में हमारे यूपी को इंडियन मैप पे इतना विज़िबल क्यों बना पाए? क्योंकि वो कोई बहुत हाई-फ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, श्योर उन्होंने वो भी किया है, पर युवाओं के इन चीज़ों पे उन्होंने उन्होंने जो अम ये जो लॉकडाउन के दौरान जो भी लोग लौट कर आए शहरों से गाँव, उन्होंने उनके स्किल्स को पहचाना, उसको डेवलप करने की कोशिश करी, उनको डिवाइड किया कि कौन-कौन किस-किस भाग में काम कर सकता है। तो हमारा वही था कि इन बड़े-बड़े लोगों से मिलना, जब मेरा थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, मतलब ये पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा इसका, सदस्य बन के जिला पंचायत का, तो इनको मैं लेके जाऊँगी वहाँ तक कि अग आज की डेट में ये बगीचे में बैठ के पढ़ा रहे हैं और हार्डली महीने का कितना कमा रहे होंगे? बहुत होगा तो 1000 या 2000, और जबकि अपने क्लास के या कॉलेज के टॉपर रहे हैं बच्चे। तो अगर हम इन बच्चों को सामने लेकर आएँ और जिन बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं, उनको भी प्रोडक्टिव, लाइक प्रॉपर्ली सिर्फ़ साक्षर नहीं करना है, शिक्षित बनाना है, और जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनकी साथ टीम बना के उनकी भी एक सैलरी फिक्स करें, ताकि वो इस चीज़ को सिर्फ एज़ अ हॉबी ना ले, लाइक ऑन अ डेली बेसिस इसको एज़ अ जॉब ले कि नहीं अब तो इसको करना है, भाई पैसा मिलेगा तो सीरियसली करेंगे। और वो बच्चे, उनके करिकुलम में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ता, जो भी। और रही बात इसमें वुमेन को पार्ट बनाने की, तो ऑफ कोर्स, मतलब मैंने जो ये बगीचों में और खेतों में जो देखा है, इसमें सिर्फ लड़के नहीं पढ़ा रहे थे, कुछ लड़कियाँ भी पढ़ा रही थी। उनका मुझे मैंने तो बोला तो उनके नंबर भी है मेरे पास। तो इसमें बिल्कुल भी मेरा जो भी ये प्रचार था, इनफैक्ट जो मेरा पहला पोस्टर था, आज तक के चुनाव में सागरिका मैंने तो कभी नहीं देखा है, जब भी चाहे कोई किसी की पत्नी खड़ी हुई है तो उनके पति का साथ में फ़ोटो लगता था, बेटी खड़ी है तो पिता का लगता था, कभी किसी माँ का नहीं लगा। मैंने पहली बार मेरे पोस्टर में मैं किसकी बेटी हूँ, मैं सिर्फ़ एक की तो बेटी हूँ नहीं, मैं दोनों की बेटी हूँ, ये बायोलॉजिकली भी ट्रू है और मतलब सेंसिबल भी है भाई कि मैं 2 लोगों की बेटी हूँ, तो उन दोनों का फ़ोटो होना चाहिए, मैं सिर्फ़ राजेंद्र प्रसाद सिंह की तो बेटी हूँ नहीं। तो मैंने अपनी माताजी जो पूनम सिंह है, क्योंकि वो भी सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई हैं, उन्होंने तो इन बच्चों को पढ़ाया है। और आज की डेट में जब हमारी मम्मी किसी वैवाहिक समारोह में जाती हैं और वहाँ पे मेरी मम्मी को बस वहाँ पहुँचने की देरी है। ये बच्चे जो वहाँ शादी में पहुँचे रहते हैं ना, और सब मेरी मम्मी को बड़ी मम्मी बोलते हैं, मतलब मैम नहीं बोलते हैं, और सब चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मेरी मम्मी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी मम्मी को ऐसा वो उम्मीद भी नहीं करती, पर ये बच्चे उनके पास लेके पहुँच जाते हैं, क्योंकि इतना प्यार इनको मिला हुआ है। और मेरी मम्मी इनको पढ़ाई के लिए लालच बढ़ाने के लिए, जब भी ये पढ़ने आते थे तो उनको कुछ न कुछ खाने का बना के खिलाती थी, कभी चॉकलेट, कभी टॉफ़ी, या कुछ इवेंट करा दिया, कभी खेल-कूद करा दिया, कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे दी, कि मैं खुद मार्शल आर्ट में मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो कभी-कभी मैं उनको दे देती थी मम्मी के थ्रू। तो ज़रूरी था मेरी मम्मी का भी उस तस्वीर में होना, मेरे पोस्टर पे होना। तो जो मेरा पहला स्लोगन था वो यही
है कि महिलाएँ आगे आएँगी। तो मैंने जब भी मैं वोटर से मिलने जाती थी, तो मेरे वोटर्स में चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, मेरी महिलाएँ मेरी फ़ोकस होती थी कि मेरी खुद की दादी इतना अच्छा अचार बनाती थी, इतनी अच्छी बुनाई करती थी। मेरे बगल में आंटी लोग हैं, आजी लोग हैं और इन लोग इतना अच्छा काम करते हैं। तो मुझे लगा कि जब मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा, तो ये सुबह का खाना यूजुअली गाँव में 7-8 बजे तक लोगों का लंच बन जाता है और शाम के 5 बजे तक इनका डिनर भी बन जाता है। हुँ, इनको बस सोना होता है, दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं उसके बाद। अगर इनको मोटिवेशन मिले, राइट डायरेक्शन मिले, क्योंकि जब मैं खड़ी होके पहले दिन जब मैंने सभा को संबोधित किया था, मेरे पिताजी के बनाए हुए सभा को, तो वहाँ खड़ा हर इंसान बोल रहा था कि यार कैसे आपको डर नहीं लगता? हम लोग भी यहीं पे हैं, कभी बोल नहीं पाते। तो मैंने बोला क्योंकि आपको कभी किसी ने डायरेक्शन नहीं दिया। मुझे लगा कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके इन्हें डायरेक्शन दे सकती हूँ, शायद इनको रोज़गार दे सकती हूँ। इनको ये बता सकती हूँ कि अगर आपके पास उस ज़माने में एजुकेशन नहीं मिला कि आप जॉब नहीं कर सकते, पर आपकी जो ये कला है, जिसको हम कला हुँ, बोलते हैं, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई और इवन खेती में भी कहते हैं कि हमारे खुज्जी गाँव में, जौनपुर में, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से। हुँ, हुँ। लेकिन महिलाएँ घर के अंदर चूल्हा-चौका में ही लगी हुई हैं और उनको ये लगता है कि दे आर गुड फॉर नथिंग। मेरा ये पूरे कैंपेनिंग के दौरान मेरा यही था कि मैं भी इसी गाँव की हूँ। मैं शहर में जाके टिकने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं तो आऊँगी बार-बार यहीं लौटकर, जॉब तो मुझे आगे भी करना है, लेकिन आऊँगी मैं बार-बार यहीं लौटकर और लोगों के अंदर ये मैसेज डालने के लिए। मेरा मैसेज ये क्वेश्चन नंबर 2 आर वुमेन पार्ट ऑफ इट? इसका सही जवाब यही होगा कि जब मैं निकलना शुरू हुई खुद की कैंपेनिंग के लिए, तो मेरे लगभग 12 से 13 कॉम्पिटिटर्स थे जो इस पर्टिकुलर सीट के लिए खड़े थे, अपनी-अपनी बेटियों को लेके, अपनी पत्नियों को लेके, अपनी माँओं को लेकर। सागोरिका आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरा जब मैं नहीं जीत पाई, जब मैं उप-विजेता रही, तो भी मुझे लगा मेरी जीत यही थी कि मैंने महिलाओं को उनके घर से निकाला कैंपेनिंग करने के लिए। क्योंकि उनको ये लगा कि साक्षी सिंह रघुवंशी कैंपेनिंग करी, कहीं ये जीत ना जाए, इस कॉम्पिटिशन में महिलाएँ आ गई। मुझे लगा अब तुम ही जीत जाओ और मुझे खुशी है कि तुम बाहर तो आई। एंड आंसरिंग द सेफ सॉइल वाला वो चीज़, इसके बारे में शायद मुझे थोड़ी जानकारी ज़्यादा होती जब मैं इसकी सदस्य बन जाती तो। पर फार्मर्स की सिचुएशन हमारे गाँव में तो मैंने काफ़ी हद तक अच्छी देखी है। उनको पता है कि कब खेतों में भेड़ों को सुलाना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भेड़ जब खेत में रात भर सोते हैं तो जो उनका एक्सक्रेटा निकलता है, जो वो टॉयलेट करते हैं, वो एक बहुत भेड़ का, वो बहुत खाद का काम करता है। तो हमारे गाँव में मैंने लोगों को देखा है कि ये सब तो जो ऑर्गेनिक चीज़ें, जो मशीन से चीज़ें, जो केमिकल्स आ गए हैं, ये तो शहरों में कमर्शियल फार्मिंग के लिए होता है। लेकिन मेरे गाँव में मैंने लोगों को देखा है घर में जो खुद के गाय हैं, मेरे गाँव में लगभग सभी के घर पे गाय-भैंस है, तो उसके खुद के जो गोबर है, उसको जाके खेतों में डाल रहे हैं और भेड़ों को बुला के वहाँ पे लिटा रहे हैं। तो उन भेड़ों की सुरक्षा के लिए भेड़ का मालिक और उस खेत का मालिक रात में वहीं पे सोता है। लाइव देखिए आप। मतलब अपने घर से निकल के वो खेत में जा रहे हैं, उन जानवरों के साथ ज़िंदगी भी बिता रहे हो, जानवर आपके खेत को भी अच्छा कर लाइक कहते हैं ना विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज़। तो वो था तो मैंने खुद देखा है कि उनको कि वो सेफ सॉइल के लिए तो खुद से काफ़ी कुछ कर रहे हैं। बाकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है शायद वो मुझे उसका हिस्सा बन के मिलती, क्योंकि मैं उनसे मिलती। लोग मशीन्स भी यूज़ कर रहे हैं नो डाउट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि अब लोग खेतों में कोई आपका धूप में बैठ के गेहूँ नहीं काटना चाहेगा, अपना कोई काट ले बहुत बड़ी बात है, आपका नहीं काटना चाह रहे तो उसके लिए मशीन आ रही है। तो मशीन जब गेहूँ काट के जाती है तो केवल ऊपर से उनकी फसल काट के जाती है, पूरी डंडी रह जाती है और वही डंडी भूसे का काम करती है। तो जब इंसान उसको काटता है तो नीचे से काटता है, तो ऊपर की फसल निकाल के जब दवाई होती है उस फसल की, तो भूसा अलग निकलता है, गेहूँ अलग निकलता है। लेकिन अब जो मशीन से कटाई होने लगी तो थोड़ा-सा लॉस होने लग गया, ये चीज़ मैं कहूँगी। बाकी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन में शायद इसका हिस्सा बन के, इन योजनाओं का हिस्सा बन के अगर मैं जीत जाती तो शायद ज़्यादा अच्छे से दे पाती। काफ़ी अच्छा एड्रेस था इसका, मुझे लगता है कि सारे सवालों का जवाब दे दिया है तुमने। एक और सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि वहाँ पर लोगों को डिजिटल लिटरेसी के हिसाब से कितना पता है। अ, जियो के बाद शायद हमने ये सुना है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल होने लग गया है और पर तुमने कहा कि बच्चों को अभी भी उनकी जो शिक्षा है उनको नहीं मिलता है क्योंकि स्मार्टफ़ोन नहीं है उनके पास। तो उनका डिजिटल लिटरेसी कितना है और व्हाट्सएप है कि नहीं? और उनका सवाल ये भी पूछता है कि चुनाव के दौरान ये सब काम आता है कि नहीं? कि लोग व्हाट्सएप से इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं, या उनको वही जो हमने बातें की कि असली प्रॉब्लम्स, असुविधाएँ उनको पता है और उस वज़ह से वो वोटिंग करते हैं, या उनको यही व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वोट करते हैं? ये सवाल है, नहीं डिजिटल सॉरी, ये सवाल है द अंडरकवर मंक से। ये उनका ट्विटर अच्छा। हैंडल है।
ओके। तो डिजिटल लिटरेसी अगर मैं लिटरल मीनिंग से जाऊँ तो हाँ, लोगों के पास है और आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि जियो के आने के बाद मैं अगर 14-15 साल के बाद के बच्चों की बात करूँ तो वहाँ से लेके चाहे घर की महिलाएँ हों, चाहे घर के पुरुष हों, भई ज़ाहिर-सी बात है और बच्चे, सबके हाथ में आज के डेट में एक फ़ोन हो गया है। चाहे अगर नया खरीदा तो नया खरीदा, सेकंड हैंड ले लिया तो सेकंड हैंड ले लिया। अगर मैं इसके रियल मीनिंग पे जाऊँ कि रियल में उनको लिटरेसी है कि नहीं इसकी, तो आई डोंट थिंक अगर कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चला लेता है, तो वो लिटरेट हो गया। ऐसा पर मैं कह सकती हूँ कि शहरों में भी ऐसा है। हम में से मेरे खुद के काफ़ी दोस्त हैं ऐसे जो सुबह उठते ही फ़ोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक यही हुआ। उसके बाद दिन भर में थोड़े से यूट्यूब वीडियो देख लिए बस। और हम में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब उसी वीडियो फ़ोन देखना से अच्छी बात है। नहीं, नहीं, वीडियो ऐज़ इन बस नॉर्मल से कोई भी फालतू की वीडियो नहीं, ये मज़ाक कर रही हूँ। व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले वीडियोज़ मतलब वो बेसिर पैर की वीडियोज़ और जो बिना मतलब की रिलीजियस लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं कि जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, अपने हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, अपने ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, उसी फ़ोन से कुछ लोग शिक्षा ले रहे हैं, कुछ लोग उस पे कार्टून देख रहे हैं। तो ये डिफ़रेंस है, तो ये डिफ़रेंस तो मुझे शहर और गाँव दोनों में देखने को मिला। रही बात स्मार्टफ़ोन की तो आई थिंक वो एक दूसरा इश्यू है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते तो उन बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है। बाकी जिन बच्चों ने लॉकडाउन के दौरान स्मार्टफ़ोन से पढ़ाई करी, उन्होंने अपनी मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, बड़ी दीदी या बड़े भैया के फ़ोन से किया है। यहाँ पे तो बस इसका है कि टीचर्स कितने ट्रेन्ड हैं क्योंकि जिन बच्चों ने स्मार्टफ़ोन से पढ़ाई कर ली लॉकडाउन में, उनके टीचर्स की भी बात है कि वो नोट्स बना के कितना दे रहे हैं। जो मिड डे मील और जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, मैं यहाँ पे एक कमी बताऊँगी कि उनके टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स उन दोनों पार्टी के लिए ये पूरा एक्सटेंडेड वेकेशन था, पूरा लॉकडाउन क्योंकि बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं था। अगर वो बच्चे अपने घर में किसी से क्योंकि मैंने ये मौका दिया था अपने गाँव के कुछ बच्चों को जिनके घर पे बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं, उनको मैंने ये मौका दिया था कि तुम लोग जब हमारी मम्मी से मिलने आते हो सॉरी पढ़ने आते हो, तो तुम लोग को कुछ भी अगर जानना हो, कोई क्लासेस करनी है, कोई नोट्स देनी, तो तुम लोग हमारा या मम्मी का फ़ोन यूज़ कर सकते हो। लेकिन तब उस दौरान मुझे पता चला कि वो फ़ोन लेके कार्टून देखेंगे या डांस के स्टेप्स सीखेंगे क्योंकि उनके टीचर्स ने उनको उतने उनके टीचर्स ही ट्रेन्ड नहीं थे, तो उनको कुछ पढ़ाने का कुछ वो ही नहीं था। तो मैंने मेरे स्टडी रूम में काफ़ी सारे मैप्स लगा रखे थे, तो मैं उनको बताती थी कि मुझे इसमें ये दुनिया के मैप में मुझे भारत खोज के दिखाओ, भारत का झंडा कैसा दिखता है वो बताओ, भारत में कौन-सी नदी किस साइड से बहती है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो ये बेसिक चीज़ें मैं उनको बता देती थी ऐसे। और रही बात नेटवर्क की कि कितना वहाँ के नेटवर्क कैसे हैं मतलब जो भी, तो जियो तो नो डाउट घर के किसी कोने में भी अगर आप बैठ के जियो चलाएँगे तो फुल नेटवर्क चलेगा और टा आपको उसका टॉवर भी दिखेगा दूर-दूर से मतलब इतना करीब-करीब में बना हुआ है। बाकी जियो के अलावा एयरटेल है जो थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी देता है लेकिन घर से बाहर निकलिए, रोड पे जाइए तो अच्छी कनेक्टिविटी, घर के किसी कोने में तो नहीं मिलेगा। तो रही बात व्हाट्सएप से इन्फॉर्मेशन मेरे कैंपेनिंग के दौरान लोगों ने शेयर किए हैं मेरे वीडियोज़, लोगों ने मेरा पोस्टर शेयर किया है उसके थ्रू एंड एक और उसमें उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है व्हाट्सएप पे तो बस उसको फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। किसी ने कुछ भी भेज दिया फॉरवर्ड मैं दूसरों को क्यों जब मैं मेरे पिताजी जो इतने यहाँ मतलब मेरे एरिया के कंपैरिज़न में काफ़ी अच्छे बिज़नेसमैन हैं, काफ़ी लोगों के बीच में बैठते जाने-पहचाने इंसान हैं, पर वो लाइफ़ में इतने बिज़ी रहे हैं अपने बिज़नेस को लेके, अपने सोशल सर्कल को लेके, अपने सामाजिक कार्यों को लेकर कि कभी फ़ोन इस्तेमाल कर ही नहीं पाए। पिछले हुँ, साल उनको जब कोरोना हो गया था, वो भी कोरोना पेशेंट थे, तो जब वो आइसोलेशन में गए, मैंने मेरे डैडी को पूरे 365 दिन में कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा, सिवाय होली के, क्योंकि होली में थोड़ी हुड़दंगई होती है रोड पे, तो वो उस दिन छुट्टी ले लेते थे। लेकिन लॉकडाउन में उन्हें घर में बचाना, मैं गेट में 2-2 ताले बंद करती थी कि उनको गेट के अंदर पैक करके रखूँ, पर बहुत मुश्किल होती थी। और जब उन्हें कोरोना हुआ, तो वो 15 दिन के लिए आइसोलेट हो गए। उस समय उन्होंने जो फ़ोन का इस्तेमाल किया ना सागरिका, कुछ अच्छे चीज़ों के लिए भी, पर कुछ मतलब जो अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन जो उसमें फॉरवर्ड करते रहे, तो जब वो नीचे आए, जब हम उनसे मिले, उनका फ़ोन यूसेज ज़्यादा हो गया था, इसके पहले तो उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो व्हाट्सएप का एक मैसेज भी खोल लें। तो बहुत कुछ उनको बताना पड़ा कि अगर आपको ये मैसेज आ रहा है, आपको गूगल चलाने आ गया है, आपको लिखने नहीं आ रहा है, आप गूगल से बोल क्योंकि अब तो माइक भी उसमें हो चुका है, अभी काफ़ी सुविधाएँ बढ़ गई हैं, तो अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करो, फिर डिजिटली लिटरेट बनो सही मायनों में, तो आप गूगल से पूछो कि क्या सच में अकबर के ज़माने में या राणा सांगा के ज़माने में किसी ने कोई भेज दिया फॉरवर्ड, आपने उसको भेज दिया, उसको बुरा-भला बोल के। आपने वो इन्फॉर्मेशन वेरीफ़ाई किया, आपने नारायण मूर्ति के बारे में कुछ पढ़ा, कुछ रतन टाटा के बारे में पढ़ा, आपने वेरीफ़ाई किया। उसके बाद से मैंने मेरे पिताजी में देखा है कि वो ना ही सिर्फ़ खुद से, बल्कि जब वो अपने पब्लिक में बैठते हैं, तो ये बताते हैं कि भैया आपने ये जो हमको कल भेजा था, ये आपने वेरीफ़ाई किया था? हमारी बिटिया बोलती है बे वो गलत होता है। तो मैंने बोला वो गलत हमेशा नहीं होता, आपको बस वेरीफ़ाई करना होता है। तो
तो जब पढ़े-लिखे लोगों के बीच में ये चीज़ है, तो डिजिटली लिटरेट सही मायनों में करना तो अभी बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, नेटवर्क के हिसाब से देखें तो मोबाइल क्योंकि जियो ने बहुत कुछ सस्ता कर दिया था शुरुआत में, अभी तो सब कुछ थोड़ा महँगा वापस से हो गया। डेटा चोरी-वोरी का भी लोग बोलते हैं कि अरे! इतना डेटा मिलता है, बड़ा जल्दी खत्म होता है, लोग अपना फ़ोन यूसेज ही नहीं देखते हैं। पर हाँ, काफ़ी बैलेंस्ड वे में मुझे लोगों का दिखा, लोग उसका सही इस्तेमाल करते हुए दिखे, जो गलत कर रहे हैं आई होप ये वीडियो देख के या इन जनरल कभी न कभी उनको समझ आ ही जाएगा, क्योंकि नया-नया व्हाट्सएप यूज़ करना सीखो तो बहुत कुछ आपको लगता है कि अरे! ये सब हिट तो सब सही आ रहा है। एक बात मैं पर कहूँगी, जो तुम ये वेरिफ़िकेशन का कह रही हो, वो तो मैंने हमारे कलीग्स का, क्लासमेट्स का, हर इंसान का देखा है कि वो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं और वो विदाउट अ ऐसे डाउट सागरिका मैंने खुद ये किया है, मैंने मतलब खुद आपसे सीखा है ये चीज़ कि आपको वेरीफ़ाई करना है। आपने मुझे बहुत हाँ, टोका था। क्योंकि वेरिफिकेशन आप तो पहला लेवल कह रही हो, जो और होता है इसके पीछे कि कौन भेज रहा है ये इन्फॉर्मेशन, किसने शूट किया है, कौन सा चैनल है, जी। उनका क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ये सब तो उस समय टाइम लगता है। वो तो बेसिक लिटरेसी से होगा नहीं, वो तो एजुकेशन और बिल्कुल, एनालिसिस और ये बिल्कुल। सब का वो तो काफ़ी आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग पर हुआ। हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपके पापा इतना जल्दी ही उसको मतलब खुद तो एब्जॉर्ब किए ही हैं और बाकी लोग को सिखा भी हाँ, रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ। इतना जल्दी-जल्दी उन्होंने चेंज लेकर आए अपने में ही। तो चलिए, ये सवाल का भी जवाब हो चुका है। अब पूछते हैं कि तुम जो खुची और बड़े शहर में रही हो, उसमें बस जीने के तरीकों में और रहने के अनुभव में क्या फ़र्क लगा है और तुम्हारी लाइफ़ ये पिछले 3 सालों में कैसे बदली है? सागरिका मैं बचपन से बाहर रह रही हूँ, मतलब मैंने बताया मैं बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ, उसके बाद फिर कॉलेज के हॉस्टल में रही हूँ, तो घर पे सिर्फ़ छुट्टियों में या संडेज़ को आई हूँ, पर यही रूल था कि छुट्टी में घर ही आना है। तो गाँव को तो जाना था, लेकिन जो ये मैं ढाई साल घर पे रही, 1 साल यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान, उसके बाद कैम्पेनिंग, वर्क फ्रॉम होम के दौरान, लाइफ़स्टाइल तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। मैं शहर में रह चुकी हूँ, मेरे पास सारी सुविधाएँ थीं। अम अच्छे सोसाइटी में रहती थी, गाड़ियों में घूमती थी ऑफ़िस जाने के लिए, कोई धूप-धक्कड़ की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन क्लोज़्ड घर होते थे, अगर मुझे अपनी कोई खुशी शेयर करनी है, तो जो मेरा फ्लैटमेट है, मेरा जो दोस्त है, मैं उसी से शेयर कर सकती हूँ, बगल वाले से अगर जान-पहचान नहीं है, तो नहीं। मेरे गाँव में अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है या कोई दामाद आया हुआ है किसी जगह से, तो पूरा गाँव जाता है मिलने के लिए। आपको इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लिया कि उनके घर में उनका वो दामाद आया है, अच्छा चलना है मिलने के लिए, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा, चलना है मिलने के लिए। ये चीज़ देखी है। दूसरा गाँव में जबकि मैं ज़्यादातर साल शहर में रही हूँ। 2.5 साल गाँव में रहने के बाद आज के डेट में हमारा भाई जो एक है वो गवर्नमेंट जॉब में है, नोएडा में पोस्टेड है। वहाँ पर जब मैं उनके बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत सुविधाएँ हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद मुझे लगता है मुझे घर जाना है, क्योंकि दम घुटता है, अगर मुझे आसमान देखना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। मुझे मेरे गाँव में आसमान सामने से दिखता है। तो ये तो मैं बेसिक लाइफ़स्टाइल की बात कर रही हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे बेसिक हेल्थ केयर की बात करूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास गाड़ी है, पैसा है, ड्राइवर है कि लास्ट मिनट पे अगर आपको जाना हो, ड्राइविंग नहीं आ रही है, तो जाने को मिल सके। लेकिन अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी वाले को फ़ोन करना, बुकिंग करना, उतनी देर में अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन 1-2 मिनट से ज़्यादा वो बंदा नहीं झेल सकता। तो ये सब चीज़ें हैं और अब तो जगह-जगह पे खाने-पीने की भी मतलब कैफ़े वगैरह छोटे लेवल पे बन चुके हैं। बनारस मेरे गाँव से 1 घंटे की दूरी पे है, तो अगर आप एक बस पकड़ो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, लाइक हर 2 मिनट पे एक दूसरी बस जाएगी, ऑटो वगैरह काफ़ी कुछ है, तो इसकी तो कोई कमी नहीं है। मतलब मेरे जैसा इंसान जो इतनी सुविधाओं में रहा है बाहर के शहर में और लगता था कि गाँव में कैसे जाके रह सकते हैं। मैं इन 2.5 साल उन अ 2-2 दिन बिना बिजली के भी रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे घर में इन्वर्टर जनरेटर दोनों हैं और मेरे डैडी इतने कंसिडरेट हैं कि जब भी इन्वर्टर हमारा डिस्चार्ज होता था 2 दिन लाइट कटने की वजह से, तो वो जनरेटर सिर्फ़ टंकी में पानी भरने के लिए चलता था। इसलिए कि घर में इतने जानवर हैं, उनको आवाज़ से दिक्कत होगी, बगल में क्योंकि पड़ोसी में कुछ बूढ़े लोग हैं, उनको दिक्कत होगी। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं 2-2 3 दिन तक बिना बिजली के रही हूँ। ये शहर में पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि आपके इतने सारे काम रुक जाएँगे और दूसरी बात वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। गाँव में इतने पेड़ हैं कि आपने झेल लिया वो गर्मी 2-3 दिन तक बिना लाइट के। तो वर्क फ्रॉम होम कर लिया, जियो ने ऐसा नेटवर्क दे दिया है। अच्छे एमएनसी में काम करती हूँ मैं और लाइक आए दिन कुछ न कुछ वीडियो कॉल्स होते रहते हैं, कुछ न कुछ मीटिंग्स होते रहते हैं। मैंने ये देखा है कि अगर मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, तो कोई भी सर्वाइव कर सकता है गाँव में। ज़रूर कुछ चीज़ें एक लाइक एकदम हर दूसरे कदम पे कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, शायद कुछ चीज़ों के लिए आपको शहर जाना पड़ेगा, पर लाइफ में अगर आपके पीस नहीं है तो आपकी सारी एमिनिटीज़ का भी कोई मतलब नहीं है। तो वो तो मुझे मिला और मुझे इतनी बुरी आदत हो गई कि वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हो रहा है और घबराहट भी हो रही है क्योंकि घर छोड़ने का ही मन नहीं है, गाँव छोड़ने का मन है। तब मैंने ये बना लिया है कि
नज़दीक के शहर में कहीं, क्योंकि पहले मैं बैंगलोर में जॉब करती थी, अभी कोशिश में हूँ कि दिल्ली एनसीआर में लग जाए कि वन नाइट जर्नी है, बाय रोड भी आ सकते हैं, फ्लाइट जो भी हो, अपने डॉग को भी लेके ट्रैवल कर सकते हैं। थोड़ा ईज़ी बनाना है कि लाइक अगर हर वीकेंड में आना चाहूँ, तो फ़ीज़िबल हो। तो अब उस थॉट प्रोसेस के साथ चलना है। गाँव के लोगों से, इतने लोगों से मिल चुकी हूँ कि कल को मेरे पिताजी मुझे बताएँ कि बेटा उनके घर पे गए थे, तुम्हें याद है? वो तुम्हें याद कर रहे थे या उनको तुमसे मिलना है करके, तो मैं एक ट्रेन पकड़ूँ और बस मिल लूँ। ये नहीं कि नहीं ऑफ़िस से छुट्टी नहीं मिल रही है, ऐसा है, वैसा है, वीकेंड है आप आ जाओ। तो मुझे अब वैसा अपने लिए प्रोसेस बनाना है कि घर के इतना करीब रहूँ कि लोगों के अंदर ये थॉट नहीं रहा है कि अरे! चुनावी मैदान में पैराशूट की तरह आई, नहीं जीती, चली गई। शहर की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बिहार के इलेक्शन में एक बार ऐसा हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं वो नहीं चाहती कि लोगों के अंदर, मैं आगे चुनाव में उतरूँगी कि नहीं, ये बात की बात है, लेकिन मैं जितने लोगों से मिल चुकी हूँ, जितने लोगों ने मुझे प्यार और दुआएँ दी हैं, मैं उनसे दोबारा मिलना चाहूँगी। मेरे सौभाग्य की बात होगी। एक ये जो अभी तुमने कहा कि पैराशूट से आई है और फिर चली जाएगी, इससे मुझे याद आया है, मैं अभी वो आर्टिकल यहाँ पर दिखा देती हूँ इनको। यूपी की ही एक प्रधान रही हैं, वो चली गई थी जीतने के बाद, वो विजेता रही थी अपने चुनाव के, और वो चली गई थी यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए, और उन्होंने फिर थोड़ा मतलब थोड़ी सी बदनामी करी देश की कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है वगैरह, तो फिर पता चला कि वो तो है ही नहीं यहाँ, मतलब वो तो है ही नहीं देखने के लिए कि हाँ, फिर गांव वालों को उनको पता चला कि वो तो हमारी प्रधान है, वो चली गई हैं हुँ, गांव हुँ, में। तो ये भी हुआ है। तो खैर सही, मतलब ये तो काफ़ी चलता रहता है, और ये अच्छी बात है कि गाँव वालों को पता है कि ये आई थी, कौन है, याद करते हैं, तो तुम आ भी रही हो तो उनको बार-बार याद रहेगा। तो ये ज़िम्मेदारी शायद सबको लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद भाग जाए। एक और चीज़ तुमने बताया अभी कि पावर नहीं रहता है। हमने तो सुना कि यूपी अभी पावर सरप्लस स्टेट बन चुका है, बाकी राज्यों को पावर बेच रहा है, और एक पर्सनल स्टोरी बताऊँगी इसके बाद, बट ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे गाँव में अभी पावर नहीं पहुँच रहा है। नहीं, नहीं, पावर तो घर-घर में है, बिजली सबके घर में है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि शायद कार्यप्रणाली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अगर कोई आँधी आई छोटी-सी, या क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है लू चलने का, लू के थपेड़े चलते हैं, और अगर कोई तार टूट गया, तो उसको बनने में 1-2 दिन लग जाएँगे। तो वो 1-2 दिन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब हमारे गाँव के लोग भी काफ़ी सारी चीज़ों में इतने एक्टिव हो चुके हैं कि अगर 1 दिन भी लाइट नहीं होती है, तो बहुत दिक्कत होती है, जानवरों को भी दिक्कत होती है। तो मैं ये बस बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे गाँव के लोग एलियन नहीं हैं, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, बेसिक चिकित्सा, बिजली, पानी, ये तो सबकी नीड है, बेसिक नीड है, सबको मिलना चाहिए। तो जब हम लोग बनारस गए थे, तो तुम नहीं थी उस वक़्त, पर हम लोग घूमने निकले थे रात के 12 साढ़े 12 ऐसे निकले थे, और सच बताऊँ तो काफ़ी अलग था, जो मैं कुछ 4-5 साल पहले गई थी और अब गई, तो वहाँ पर हम लस्सी पीने निकले थे। साढ़े 11 शायद साढ़े 11 से साढ़े 12 या ऐसे कुछ हम बाहर थे। तो सीधे ऑटो लिए हैं और वहाँ पर गए तो देखे कि लड़कियाँ स्कूटी पर घूम रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स जल रही है। सबसे मतलब सबसे अच्छी हुँ, बात तो ये लगी कि स्ट्रीट लाइट्स जल रही है, तो शहर में लगा कि अच्छा, मतलब कम से कम क्राइम का थोड़ा-सा रेट कम होता है इससे, अगर बिजली रहे तो। और फिर हमारे जो ऑटो वाले थे बहुत-बहुत अच्छे थे। वो प्रॉपर्ली ओपनली बोलते थे कि मतलब वो यादव कम्युनिटी से थे, और उनके पीछे समाजवादी पार्टी का पोस्टर लगा हुआ था, और वो अपने ही जान पहचान के अपने ही कम्युनिटी के दुकान पर लेकर गए, क्योंकि जहाँ पे हमें जाना था वो दुकानें बंद थी। और वहाँ पर जाते हुए भी उन्होंने मतलब अच्छे से अपने शहर, काफ़ी गर्व था उन्हें अपने शहर पर, और हुँ, हुँ। उसके सुधार पर भी गर्व था, और उन्होंने कहा कि वो हैं आज़मगढ़ के। और वहाँ पर अभी बिजली बहुत अच्छा कर दिया कि ऑलमोस्ट 2400 घंटे उनको मिलती है बिजली। तो ये सब, जबकि उनको उनका वोट शायद योगी जी को नहीं जाता, फिलहाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको नहीं जाता, पर उनको ये पता था कि कुछ चीज़ें तो बदली हैं और कुछ चीज़ें सुधरी भी हैं। तो वो मतलब मुझे इतना पता चला, जो ग्राउंड लेवल की बातें हैं, तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, कुछ चीज़ें मैंने खुद देखी, कुछ चीज़ें मैं ऑनलाइन। इनफैक्ट उनकी बातों से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मैंने वो डिफरेंस ग्राउंड लेवल पे देखा, क्योंकि मैं तो अपने गाँव हमेशा आती थी। आज से अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करूँ, तो मैंने अपने गाँव में देखा है कि बिजली के जो खंभे थे वो नहीं होते थे। दूर-दूर के गाँव में, सुदूर गाँव में तो लाइट्स दिखती ही नहीं थी। लेकिन इन 3-4 सालों में मैंने देखा है कि घर-घर के अंदर बिजली पहुँची हुई है, वो बात है। मेरा बस ये कहना था कि कभी मौसम की वजह से कुछ हुआ, तो बस
उस पे थोड़ा काम करना उनको। बिजली तो घर-घर में पहुँची हुई है, उसका तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। ये हिमाचल प्रदेश में अभी देखा मैंने कि जब गई थी, ऐसे गाँव थे कि जिसके नाम किसी ने सुने नहीं होंगे, पूरे बर्फ में ढके हुए हैं, वहाँ पर लोगों के पास फ़ोन और बिजली ज़रूर है। हाँ, और देख के अच्छा लगता है क्योंकि हम हैं तो भारतीय बिल्कुल और सही हमने बात है। देखा है बहुत बुरे दिन देखे हुए हैं। मेरे गाँव में बिजली आना मतलब आधा दिन अगर आ भी गया तो बहुत बड़ी बात होती थी, हमको नहीं मिलती थी और रातों में तो बिल्कुल नहीं होती थी। तो जी। अभी जैसे जहाँ पर मैं रहती हूँ, महाराष्ट्र में रहती हूँ, यहाँ पर बहुत बिजली कटने लग गई है गर्मी के मौसम में। तो पिताजी का ये कहना है कि अच्छी बात है गाँव की याद आ रही है। क्योंकि तभी गाँव में हमें बिजली नहीं मिलती थी, अब शहर में नहीं मिल रही है। तो ख़ैर अच्छा लगा सुनकर कि चलो कुछ गाँव में मिल रही है अभी भी बिजली। अब जो तुम अब चुनाव तो चलो उप विजेता रही हो, जीती नहीं हो और तुम ज़िम्मेदार नहीं हो सारी योजनाएँ लागू करने में और उनकी शिक्षा सब तक पहुँचाने में, तो तुम्हारा अभी क्या आइडिया है कि अभी तुम क्या करोगी अपने इस मौके जो मौका मिला तुम्हें पिछले साल, जो वोट्स मिले, तुम्हें काफ़ी समर्थक मिले, काफ़ी लोग पहचानने लग गए हैं अब तुम्हें, तो उसका अभी क्या होगा, क्या इस्तेमाल होगा और इसके आगे क्या करोगी समाज सेवा के अलावा इसका क्या तुम फिर से चुनाव लड़ोगी? फिर से चुनाव लड़ने वाली बात पे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब वो मौका आएगा, तो उस समय थॉट प्रोसेस से मैं सोचूँगी, लेकिन अगर लोगों ने विश्वास दिया, तो मैं वापस आ भी सकती हूँ। क्योंकि लोगों के अंदर ये डाउट हमेशा होता था कि जब मैं उतरी थी तो लोगों को ये कहना था कि बेटी आज नहीं कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम कैसे करोगी मैनेज? तो उनको मैं हमेशा यही बोलती थी कि मैं लकी हूँ कि मेरे फैमिली वालों ने कभी फ़ोर्स नहीं किया शादी का, कि मेरा ये था कि जब मैं रेडी हो जाऊँगी आपको बता दूँगी, उसके बाद आप देख लेना। तो जो भी मेरा पार्टनर होगा, वो या तो अगर मेरे थॉट प्रोसेस का नहीं होगा, तो वो मेरा पार्टनर होगा ही नहीं। तो थॉट प्रोसेस का होगा, तो मेरे इन सारे एम को, मेरे इन सारे एम्बिशन को समझेगा कि मैं किन लोगों से इमोशनली जुड़ चुकी हूँ। अगर वो मेरे गाँव का नहीं भी हुआ, तो मेरे मेरे जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, अगर वो तो वहाँ से अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाया, तो सही मायने में फिर हम दोनों एक-दूसरे के लिए नहीं बनेंगे। तो अगर मैं लॉन्ग उनके इन सवालों का अगर मैं जवाब देना चाहूँ, जिनको ये डर था कि मैं शादी करने के बाद चली जाऊँगी, तो गाँव को भूल जाऊँगी, तो ऐसा नहीं होता है। मैं जॉब करने भी जाऊँगी, मैं बाहर जब भी जाऊँगी, कभी मुझे मौका मिला अगर वापस से इस चीज़ में आने का, तो मुझे अब ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे रास्ते जान चुकी हूँ। कल को अगर मेरे पिताजी किसी कार्य में व्यस्त हो गए, मेरे भाई लोग नहीं अवेलेबल रहे, तो मैं एटलीस्ट अपने ड्राइवर भैया के साथ उन गाँव में निकल सकती हूँ। कुछ नहीं मिला, अगर कोई नहीं मिला, तो जो मेरे पास फ़ोन नंबर्स हैं, उनसे कनेक्ट कर सकती हूँ कि चलिए हम साथ में चलते हैं अब एक साथ वोट माँगने, क्योंकि सारी महिलाएँ साथ में होंगी, तो उसका भी एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो इसको मैं अपने दिमाग से तो निकालूँगी नहीं। आज भी कितने बार ऐसा होता है कि अभी जिन गाँव में मैं गई थी, मैं गाँव का नाम नहीं लूँगी, उसी गाँव में एक जगह पे एक 13 या 14 साल की लड़की थी, उनके साथ गैंग रेप हुआ था। गाँव के ही लड़कों ने किया था, लड़की भी गाँव की ही थी। और जब ये घटना हुई, तो ऐसा हो रहा था कि पुलिस चाहती थी कि इस चीज़ को उठाया जाए, मतलब लोगों को पता चले, पर गाँव के लोग चाहते थे कि ये चीज़ बाहर ना जाए। उस वक़्त मैं बैंगलोर में थी, ये पिछले साल अक्टूबर-नवंबर की बात है, और मेरे पिताजी ने मुझे कॉल किया कि बेटा, गाँव के लोग नहीं चाहते हैं, इनफैक्ट उस घर के लोग भी नहीं चाहते जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है। तुम इस गाँव में आई हो, इस घर में भी आई हो, तुम अगर कभी मैं दोबारा, क्योंकि मेरे पिताजी उनके घर पे गए हुए थे, उनको ये मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा गलत हुआ इस लड़की के साथ। वो उन लड़कों को जानती थी, भैया-भैया बोलती थी। वो कॉलेज उसकी जहाँ पे वो कोचिंग करने जाती थी, 13 साल की लड़की, और लड़कों की उम्र वही 16-17 साल रही होगी, वो खुद भी नाबालिग थे। तो मेरे पिताजी ने बोला, "बेटा, अगर मैं वहाँ जाता हूँ, तुम बात करना चाहोगी, शायद मोटिवेट करने के लिए कि आवाज़ उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, या फिर अगर तुम जब बैंगलोर से वापस आ जाओगी।" 1 हफ्ते बाद मुझे वापस आना था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें मेरे पर इतना विश्वास है कि ये फ़ोन कर रहा हूँ, शायद ये कर लेगी। उसके बाद आगे बहुत कुछ ऐसा हुआ, अभी शायद उन लोग अभी केसेस लड़ रहे हैं शायद, मुझे बात भी हुई उनसे, तो मुझे लगा कि चेंजेस करने के लिए ना आपको लिटरली ग्राउंड रूट पे वहाँ उतरना पड़ेगा, उनके दर्द को फ़ील करना पड़ेगा। मुझे खुशी इस बात की है कि ये दर्द फ़ील करने के पहले मेरे पिताजी ने ये दर्द फ़ील किया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि शायद तुम उनसे बात करो, शायद उनके अंदर लगे कि नहीं, अगर ये दीदी कह रही हैं तो शायद पॉसिबल हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा मेरे मोटिवेशन से ही हुआ होगा, या उसका कुछ और लोगों ने मोटिवेशन दिया होगा, पुलिस ने कॉन्फिडेंस दिया होगा, एटलीस्ट उनके केस में पुलिस ने काम किया था बहुत अच्छे से, तो अभी उनका केस चल रहा है। और अब बल्कि गाँव के लोगों की ये धारणा बन चुकी है कि किसी भी हालत में उन लड़कों को बैठने तो नहीं देना है घर में, उनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। किसी भी फ़ॉर्म में मिले, मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर इस तरीके से रॉन्ग मैसेज जाएगा।
ये गाँव के लोगों ने खुद से इस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब किया है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे घर की भी बेटी असुरक्षित, जो कि बहुत ज़रूरी थॉट है कि अगर आपने क्राइम करने वाले को छोड़ दिया तो कल को आपकी बेटी की बारी हो सकती है। भगवान ना करे, पर हो सकता है। तो ये तो अगर बहुत मेरे बहुत गंभीर पिताजी को जब मामला इस है, चीज़ पे बहुत भरोसा था तो मुझे ये लगा था कि मैं इन लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं इन लोगों से कभी दूर नहीं हूँ, ठीक है, मैं कभी इनसे डेली नहीं मिलती हूँ, मैं इनसे डेली बात नहीं करती हूँ क्योंकि कोई और मतलब मेरी पोज़ीशन पे जा चुका है। इनफैक्ट मैंने मेरे भाइयों और मेरे पिताजी से भी यही कहा था कि आज के डेट में जो गाँव का प्रधान है, जो जिला पंचायत सदस्य है, वी आर एजुकेटेड, कैन वी गो एंड मीट देम, उनके प्लान्स को समझें, हम अपने कुछ प्लान्स उनको प्रपोज करें कि हम ऐसे काम कर सकते हैं। और हो सकता है अगर वो कोई लेजी प्रधान होगा या लेजी जिला पंचायत सदस्य होगा, हो सकता है हमारी एनर्जी को देख के उसको ये लगे कि यार इनके आइडिया को सुन के मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके मैं ही हीरो बन जाता हूँ, मैं उसमें भी रेडी हूँ, तुम बन जाओ हीरो, और गांव के लिए काम हो जाएगा, तो मेरे आइडिया पे कम से कम थोड़े एक्टिव होकर काम कर लो। तो ये सब हम लोग की प्लानिंग रहती है कई जगह पे। जब जिला पंचायत की चीफ जीती थी तो मैं तो सदस्य की बात करूँ, जब इसकी जो चीफ जो बनी थी हमारी और आपकी काफ़ी इस मैटर पे डिस्कशन हुए थे, तो हमारे पिताजी ने कहा था कि उनको दिवाली के बाद इनवाइट करते हैं घर पे, हम उनसे मिलने जाते हैं ताकि तुम अपने कुछ प्लान्स उनको देना, अगर उनके कुछ आइडियाज़ अगर उस पर तुम दोनों के मैच करे तो तुम लोग साथ में काम कर सकते हो। तो अभी वो हो नहीं पाया क्योंकि जिस वक़्त हमें उनको बुलाया था उस वक़्त काफ़ी बिज़ी थी, पर हम उस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि या तो उनको घर पे बुलाएँगे, हम खुद जाएँगे चीफ के घर पे, ताकि हम कुछ प्लान्स कर सकते। तो ये सब चीज़ें अपर लेवल, सरफेस लेवल पे हो रही हैं, लोगों से मिलने का ऑन अ डेली बेसिस कैंपेनिंग की तरह नहीं है, पर अगर मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा करना चाहूँगी, क्यों नहीं करना चाहूँगी? क्योंकि अगर युवा पीढ़ी इसमें आए और उनके आइडियाज़ से लोगों का भला हो, मेरा गाँव को शहर, देश और भगवान करे इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाए, तो मैं तो बहुत खुश होंगी। मैं उसमें एक बहुत छोटा-सा रोल मुझे निभाने का मौका मिलेगा, पर मैं उसको निभाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगी। तो ये जो एक मैसेज देना चाहोगे कि युवा पीढ़ी हम तो यार भारत के हैं। अब हर भारतीय, ज़्यादातर भारतीय होते तो गाँव से हैं। जाते हैं शहरों में काम करने के लिए, पर उनका कोई न कोई जुड़ाव रहता है गाँव से। पुराने घर जो उनके रहते हैं, उनका जो एंसेस्ट्रल होम्स वगैरह रहता है, वो गए हुए हैं पक्का। जैसे तुम गई हुई हो पहले छुट्टियों पे या कहीं पर, गाँव तो जाते ही हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि आज के ज़माने के जो युवा हैं, वो आना चाहेंगे वापस गाँव में काम करने के लिए? उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा कि उनको क्या करना चाहिए? उनको कैसे सोचना चाहिए अपने गाँव के बारे में? और वो पॉलिटिक्स से करें या समाज सेवा से करें, क्या बेहतर रहेगा? तुम्हारा क्या अनुभव रहा है? बैक टू विलेज अगर कोई मुहिम चालू हो सकती है या मैं खुद कर सकती हूँ, तो मैं बड़े शौक से करना चाहूँगी क्योंकि आज के डेट में स्टार्टअप की दुनिया चल रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 फरवरी को बना दिया है कि स्टार्टअप डे, तो अगर ऐसे मौके हैं, तो शहरों में तो ऑलमोस्ट सारे आइडियाज़ डिस्टरप्ट हो चुके हैं। गाँव में आओ, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत कुछ नहीं हो रहा है गाँव में। ठीक है, लोगों की परचेज़िंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं है कुछ चीज़ों को लेके, पर अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक स्टार्टअप है, एनिमल केयर करके कुछ है। ये शहर की लड़कियाँ हैं, पढ़ी-लिखी, और ये लोग गाँव आई हैं, तो इसमें जैसे कार्स 24 है कि सेकंड हैंड्स कार्स आपको बेचना है करके, तो ये जो एनिमल वाला जो एनीमॉल, हाँ, इस ऐप का नाम है एनीमॉल। और इस ऐप के थ्रू उनका ये है कि अगर आपको अपनी गाय लाइक बहुत सारी गाय आपके घर पे हो गई, आपको बेचना है, तो आपको बस ऐसे ही रोड पे ना छोड़ना पड़ जाए। उसपे आपको कस्टमर्स मिल जाएँ, या उसमें एक कम्युनिटी बना के उनसे डिस्कशन करने के कर सकते हैं कि उनके लिए कौन-सा चारा खिला सकते हैं, उनके गोबर से क्या-क्या बना सकते हैं, या दूध से हम उनके अपनी ही कम्युनिटी में कुछ अगर कुछ बड़ा-सा कुछ मतलब बिज़नेस कर सकते हैं, बिना उसको बिज़नेस के थॉट से लिए कि भाई उनको नुकसान पहुँचा के, जो नेचुरली हो रहा है उसी प्रोसेस से। तो वो काफ़ी अच्छा ऐप लगा मुझे तो, और वो काफ़ी अच्छा करे। इनफैक्ट अभी सेक्वोया कैपिटल में अमेज़न प्राइम पे उनका एक सीरीज़ आया था, जिसमें एनिमल का मेंशन था। तो शहर से गाँव में बुलाने के लिए अगर आप आइडिया सोच रहे हो कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपको ऐसा कुछ स्टार्ट करना है तो गाँव आइए, बहुत सारी सुविधा, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आपको लोगों की कमी नहीं पड़ेगी, टीम तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी क्योंकि लोगों को रिकॉग्निशन चाहिए हमारे गाँव में, तो आधी टीम तो आपको वैसे तैयार हुँ, मिलेगी। रही बात पॉलिटिक्स के थ्रू एंड ऑल दैट, तो घर बैठ के किसी सरकार पे या किसी योजना पे या किसी पर्टिकुलर मुहिम पे क्वेश्चन उठा देना, बहुत अच्छी बात है, वो आपका राइट है। लेकिन कभी आपने सोचा कि आप उसमें किस तरीके से अरे मुझे तो पॉलिटिक्स में नहीं जाना, पॉलिटिक्स ऐसी होती है। कभी आप उसमें आके देखिए तो सही। मैं पॉलिटिक्स में कभी आने को नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे मौका दिया तो मुझे लगा अच्छा, अगर हम इसको ग्राउंड रूट पे ऐसे काम कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? तो आपको शायद उस मार्गदर्शन की ज़रूरत है कि
ऑफ कोर्स व्हाट इज इजी इन लाइफ, आप जो काम अभी आज के डेट में कर रहे हैं ना वो भी बहुत टफ है। सुबह उठ के दौड़ने जाना, अपने आप को उस कोजी बेड से उठाना भी एक डिफिकल्ट एक चैलेंज है। तो चैलेंज तो हर जगह है, चैलेंज को आप लेने के अंदर शक्ति रखिए। तो पॉलिटिक्स के थ्रू, स्टार्टअप के थ्रू गांव आइए, एटलीस्ट मेंटल पीस तो आपको मिलेगा। बाकी काम तो आप कम से कम उस चीज के हिस्से बन जाएंगे कि आपने लोगों को रोजगार दिया। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। तो तुम्हारा कहना है कि पॉलिटिक्स के अलावा, समाज सेवा के अलावा बिज़नेस में ही बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ है, और बिज़नेस को हम स्टार्टअप बोलेंगे तो उसमें बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ है। ऐसा नहीं कि पुराने बिल्कुल। बिज़नेस का होता है, और क्योंकि योगी गवर्नमेंट ने तो बहुत डिजिटल। मौके खोल रखे हैं स्किल डेवलपमेंट में आज के लिए, बहुत सारे। हर एक स्पेसिफिक डिटेल, आपको ट्रेनिंग ले लिए, ट्रेनिंग लीजिए, कुछ नया शुरू करना है नया शुरू कीजिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी की भरमार है। अगर मैं अपने राज्य की बात करूं फिलहाल तो। तो एक और बात दर्शकों के लिए कि हमने पिछले बार चैनल पर शौर्य भट्टाचार्य से जो बात किया था, तो रूरल लॉजिस्टिक्स पर बात करी थी कि गाँव में अभी भी जो खेती से सामान जाता है वो बेचने का जो कोल्ड चेन, वो कोल्ड चेन का इश्यू है ज़रूर। लॉजिस्टिक्स का थोड़ा ग्रोथ है। इलास्टिक रन बोल के एक स्टार्टअप है जो काफ़ी अच्छा काम कर चुकी है, उनका कहना है। उन्होंने इस पर रिसर्च किया हुआ है, क्योंकि वो इन लोगों से काफ़ी स्टार्टअप्स वगैरह से वो मिलते जुलते हैं, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगी। तो ज़रूर गाँव में काम तो हो रहा है और लोग सोच रहे हैं, तो काफ़ी मौका है। और देखिए, लोकतंत्र की तो बात ऐसी है कि लोकतंत्र में लोगों का जुड़ना, लोगों का सिर्फ उस बारे में, योजनाओं के बारे में जैसे साक्षी तुम कह रही हो, उसके अलावा भी उनका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है कि आसपास के लोगों का, कम्युनिटी का ध्यान रखना, कम्युनिटी बिल्कुल बनाना। बिल्कुल। शहरों में तो कम्युनिटी ऑर्गेनिकली है भी नहीं, वो कम्युनिटी हाँ बनाना, उनका ध्यान रखना, उनका पार्टिसिपेशन। और फिर असली भारत तो है भी गाँव में है, क्योंकि उनकी आबादी के हिसाब से भी गाँव में काफ़ी लोग होते हैं। और असलियत के हिसाब से भी एक तरह से बोला जाए तो ऐसे, मतलब जो रियल काम होता है वो गाँव में होता है, तो उसमें अगर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है तो मेरा भी काफ़ी आपसे विनती है कि आप जितना कर सके उतना कीजिए, गाँव में जाइए और गाँव के लोगों से बात कीजिए, उनकी समस्याएँ समझिए, और उन पे जितना भी हो सके उन पे आप कंट्रीब्यूट कीजिए, जिस तरह से कर सकें। तो साक्षी का आइडिया तो बहुत अच्छा लगा कि बिज़नेस हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में तो हर इंसान कॉलेज के बाद सोचता है कि हम जॉब करें कि नहीं। हम यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल सही बात है। बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और उसका इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है। अगर आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी हुई है, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है कि लोगों से और आपको लोगों से बात करने का तरीका भी होता है, जो इन्वेस्टर से बात करने का तरीका होता है, वो शायद गाँव वालों के पास फिलहाल नहीं है। तो आप गाँव वालों की मदद से अपना बिज़नेस शुरू करके इन्वेस्टर्स को प्रेज़ेंट करके उनके समस्याएँ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल। साक्षी, अभी तो तुम चुनाव का देखोगी कोई पक्का, ऐसा कुछ है नहीं कि चुनाव लड़ोगी या नहीं लड़ोगी, अभी तो नहीं बता सकते दर्शकों को। पर समाज सेवा अभी जो करने वाली हो, करती हो, उसके बारे में, और तुम्हारा जो एनिमल एक्टिविज्म है उसके बारे में थोड़ा बता दो दर्शकों को। समाज सेवा तो जैसे अगर मैं रीसेंट की बात करूँ तो अभी कोविड के टाइम हमारे फैमिली ने काफ़ी सारे घरों में अनाज पहुँचाया था, जबकि गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ दे रही थी। पर हमें अपने खुद से देखना था कि लाइक रियल लाइफ में कितने लोग को मिल रहा है। तो मेरे पिताजी ने एक टीम बनाई थी, और मेरे पिताजी का ये कार्य देखकर मेरे जो पिताजी के काफ़ी सारे जो मित्र लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लाइक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने हमारे पिताजी के अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे ट्रांसफ़र किए कि राजेंद्र, इन पैसे से भी कुछ ये इनके घर तक अनाज पहुँचा दो। तो हम एरिया के जो डीएम और एसडीएम्स हैं उनसे मिलकर फिर हम, क्योंकि वो बहुत लार्ज स्केल हो गया था फिर, क्योंकि बाकी लोग के भी पैसे आने लगे थे डैडी के अकाउंट में। तो वो सब मिलके हम लोग साथ में करते थे, और डैडी इसमें अकेले नहीं होते थे। वो अपनी दुकान के जो हमारे जो डैडी का जो बिज़नेस है वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स थे उनके साथ-साथ लाकर हम बच्चों को भी इसमें ये होता था। तो कभी-कभी हम खाना बनाकर भी देते थे, और कभी-कभी ये प्रॉपर रॉ मटेरियल दे देते थे, जो बेसिक खाने का होता है। इसके अलावा अगर जानवरों की बात करें तो मेरे खुद के घर में मेरे, मतलब मैंने जब से होश सँभाला है, मेरे घर को लोग बोलते हैं मिनी ज़ू। और जब से मैंने होश सँभाला है, मैंने कोई ना कोई, मतलब गाय, भैंस, पक्षी, मुर्गा, हंस, कछुआ, कई ब्रीड्स के डॉग्स। तो आज की डेट में मेरे घर में कम से कम 8 डॉग्स हैं और 3 गायें हैं, 3 कछुआ है। तो ये आज की डेट की मैं ब बात बता रही हूँ, और इसके पहले भी हमेशा रहे हैं। और मेरे घर के अलावा हर दूसरे घर में 2 गाय, 3 गाय और 1 कुत्ता। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी अंग्रेजी डॉग्स नहीं। जैसे मेरे घर में क्या है कि मेरे 8 कुत्तों में सब मिक्स ब्रीड्स हैं। काफ़ी सारे मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं। एक लैब्राडोर है, एक पोमेरेनियन है। तो जो पोमेरेनियन है वो जनरेशन से चली आ रही है, 94 से 95 से हमारे घर पे है, तो उनका जनरेशन है। बाकी
जो मेरे घर के बगल में जो घर हैं, किसी घर पे 1 कुत्ता है, किसी घर पे 2 कुत्ता है और सब देसी, सब रोड से उठा के लाए हुए हैं। और पहले मैं जब अपने गाँव आती थी, तो इक्का-दुक्का घर में डॉग्स दिखते थे। अब आई डोंट नो ये ट्रेंड की वजह से या घर की सिक्योरिटी की वजह से या कुछ ये पेट ह्यूमनाइज़ेशन एक काफ़ी अच्छे से लोगों के अंदर बढ़ चुका है, तो लो घर-घर में एक कुत्ता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल अभी जैसे मैंने बताया कि सामाजिक कार्य, लोगों से मिलना-जुलना पर ये ग्राम पंचायत के उसमें मौका मिला, मैं दोबारा ज़रूर खड़ी होंगी। अभी फ़िलहाल मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि अच्छे से पैसे अभी थोड़े जुटा लूँ, थोड़े सेव कर लूँ क्योंकि मुझे एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलना है स्पेशली डॉग्स के लिए। मैं थोड़ी बायस्ड हूँ डॉग्स के लिए इसलिए क्योंकि स्पेशली आफ्टर योगी मोदी गवर्नमेंट गायों के लिए काफ़ी सुविधा बना दी गई है यूपी गवर्नमेंट ने। अगर आपको अपने घर पे नहीं रखना है गाय या बछवा, स्पेशली मेल जेंडर का ऑक्स जो हैं, तो आप उनको उनके लिए प्रॉपर एक पार्क बना हुआ है। उनको कोई भी कहीं से भी उठा के लेके नहीं जा सकता, उनको मतलब उनको काटने के लिए या जो भी। तो उनके लिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है और सच बताऊँ तो मेरे एरिया में सड़कों पर नहीं दिखेंगे आपको ऐसे घूमते हुए गाय क्योंकि उनके लिए सुविधा बन चुकी है। लेकिन जो कुत्ते हैं वो आज भी कुछ दुकानें खुलती हैं, जो लोग अपना खाना खाकर दोना फेंक दिया, दोने में कुछ बचा है, चटनी चाहे समोसा चाहे कुछ भी बचा हुआ है, उसको खा के जीवित रहते हैं। तो मेरा ऐसे हमेशा रहता है कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो, मेरा बर्थडे हो जाएगा तो या मेरे घर पे कोई स्पेशल ओकेज़न होगा तो मैं उनको फंड करूँगी उनका फूड। तो अभी बहुत छोटे लेवल पे कर रही हूँ, दूसरे-दूसरे एनजीओ को फंड कर रही हूँ लेकिन मेरा मन है कि मैं एनजीओ नहीं खुद का रेस्क्यू सेंटर बनाऊँ, जहाँ पे मैं रोड पे कोई जानवर ना रहे, किसी के घर में किसी कुतिया ने क्योंकि हर कोई अपने डॉग्स को स्टरलाइज़ नहीं करा पाता है, या जानकारी के अभाव में या पता नहीं जो भी शौक में रहता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो डॉग्स ने बच्चे दिए उनको रेस्क्यू करना या उनको अडॉप्ट करना कॉन्सेप्ट अब आया है उनके मन में। पहले क्या था, छोड़ देंगे उसको ना किनारे ले जाके, रेलवे की पटरी के पास या रेलवे स्टेशन पे जाके छोड़ आएँगे। तो ये जीवन रहा है उन कुत्तों का, उन जानवरों का। तो ये देखा है जब मैंने 2.5 साल तो मुझे लगा कि बाकी शहरों में कई जगह कुछ-कुछ हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये चेंज ला सकूँ और काफ़ी सारी ज़मीन हमारी है, हमारे पिताजी द्वारा ली गई है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स द्वारा ली गई है और मुझे नहीं लगता कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को इससे अच्छा मैं ट्रिब्यूट दे पाऊँगी कि उनकी बनाई हुई ज़मीन पर रहने के लिए हमारे पास घर है, मेरे गायों के पास शेड है, तो मैं उन ज़मीनों को अगर मैं कल को इन रेस्क्यू के लिए बना लूँ, डॉग्स को रहने के लिए कि उनका बेसिक दोनों तीनों टाइम का खाना हो जाए, उनको गाड़ियों से डर ना रहे कि रोड क्रॉस करते वक़्त उनके साथ क्या हो जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ये मेरा सपना है फ़िलहाल मैं उस पे बहुत अच्छे से फ़ोकस हूँ अभी कि मुझे खुद का एनिमल रेस्क्यू सेंटर अपने गाँव के लिए खोलना है और बेसिक चिकित्सा मैं एक थोड़ा-सा समय लूँगी आपका सागरिका मेरे गाँव में ये है कि एक सरकारी अस्पताल है, बहुत इक्विप्ड है क्योंकि हमारा फैमिली बिज़नेस है और वो इसके पहले मेडिसिन्स का भी बिज़नेस अभी पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन पे आ गया, हमने मेडिसिन्स वाला बंद कर दिया है। तो उसके थ्रू हमें जानकारी है कि पूरा सप्लाई सरकारी अस्पताल में जाता था अच्छे से। लेकिन आज की डेट में अगर आपका कुत्ता बीमार है या आपको अपने डॉग को स्टरलाइज़ कराना है, तो आपके पास जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो सिर्फ़ एक ही इलाज है सुई लगा दो। सुई कौन-सी लगानी है, किस लिए लगा रहे हो, कुछ नहीं पता। 90% ऑफ द टाइम आप अपने बेबी से हाथ धो बैठ सकते हैं क्योंकि वो सुई रिएक्ट कर सकती है। मेरी खुद की एक जानकार है, मेरी मुझसे उम्र में छोटी है, मेरे पिताजी के मित्र की बेटी हैं, वो भी एनिमल रेस्क्यू में काफ़ी उनके घर पे भी लगभग हर साल 20 से 25 उनके एरिया में कुत्ते बच्चे देते हैं और वो सबको अडॉप्ट कराती हैं, सब देसी हैं, सब इंडी डॉग्स हैं। उन्होंने अपने उसी एरिया के कुछ डॉग्स को डॉक्टर के यहाँ ले जाके स्टरलाइज़ कराने की कोशिश करी, नसबंदी कराने की कोशिश करी और तो वहाँ पे था कि इंजेक्शन लगेगा। शुक्र मनाइए कि वो इंजेक्शन से वो कुत्तों को कुछ नहीं हुआ, यही हुआ कि अगले साल उन्होंने फिर से बच्चा दे दिया। स्टरलाइज़ेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उस सुई में कोई दम ही नहीं था। मतलब जो कोशिश उन्होंने करी वो कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ, तब यही है कि गाड़ी में बिठा के ढाई 3 घंटे का सफ़र तय करो तो वहाँ एक अस्पताल है, प्रॉपर्ली ट्रेन्ड है क्योंकि जहाँ पे हम अपने बच्चों को लेकर जाते हैं मेरे जो डॉग्स हैं, कोई दिक्कत होती है तो हम बस भगवान से मनाते जाते हैं कि ढाई घंटे का सफ़र कट जाए, इनको वहाँ पे जाके एडमिट कराना होगा। अभी रिसेंटली एक डॉग थी मेरी वो अभी बचपन में अभी उसका वैक्सीनेशन का टाइम नहीं हुआ था तो हम उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा पाए थे, तो उनको पर्वो वायरस हो गया और डॉक्टर ने ऑलमोस्ट बोल दिया था कि लाइक कोई चांस नहीं 2-3 सुइयाँ भी उसको लगा दी। फिर हमें लगा कि नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है। मेरे भाई ने मतलब ओवर स्पीडिंग करी थी उस दिन, लिटरली वो गलत तरीका है क्योंकि रो रास्ते में बहुत और भी लोग थे पर ओवर स्पीडिंग करके लाइक ऑलमोस्ट उसके मुँह से ब्लड वड भी आ गया था। हम लोग रॉकी को यही था, मेरे भाई को यही था कि वो नहीं बचेगी पर वो लेकर गए उसको ढाई घंटे का सफ़र तय करके। 4 दिन वो एडमिट थी, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक उसको ड्रिप चढ़ता रहा। हमने उसको बचा लिया थैंकफुली। लेकिन ये सबको नहीं मिल पाएगा ना, इतना समय नहीं मिल पाएगा, सेकंड चांस नहीं मिल पाएगा और सबके पास इतनी सुविधा भी नहीं है। तो इस चीज़ पे मैं काम तो जब मैं अपना रेस्क्यू सेंटर बनाऊँगी तो मैं उसमें रेस्क्यू करने के लिए वो बेसिक मेडिकल केयर भी मैं रखना चाहूँगी कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं जब उनको साँस रुकने लगे, उनको वॉमिटिंग होने लगे, उनको डिहाइड्रेशन हो, तो एटलीस्ट ड्रिप चढ़ाने की तो व्यवस्था हो।
हमारे भाई को डॉक्टर ने बोला कि आप जाइए अपने यहाँ, इतने सारे बॉटल्स लेके, डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको, बस ड्रिप चढ़ा देंगे। भाई मेरा लेकर आया, उसके बाद 3-4 डॉक्टर को कहाँ-कहाँ से खोज कर लेकर आया, किसी को ड्रिप चढ़ाने नहीं आया। अगले दिन सुबह उनको गाड़ी लेके फिर से जाना पड़ा, उसी 2.5 घंटे रास्ते को तय करके। एंड थैंकफुली उनका नाम तुलसी है, हमने बचा पाए, बहुत खुशी है मुझे। लेकिन सबके पास ये मौके नहीं मिलते। उनकी खुद की बहनें जहाँ-जहाँ पे अडॉप्ट हुई थी, सबके यहाँ पे वो सेफ नहीं हो पाई। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मतलब एटलीस्ट हम लोग ऐसा कर पाए, बट सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये चीज़ खोलना चाहूँगी एकदम लोगों के एक्सेस में, कि जो सरकारी अस्पताल है उनसे ही जुड़ के उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके सही दवाइयाँ, सही इक्विप्ड लोग वहाँ पे रख के। क्योंकि ऐसे तो भाई जानवरों की जान फिर तो उनके हिसाब से अब तक तो सस्ती ही है, अब नहीं सस्ती होने वाली है। तो जो लोग सुन रहे हैं, अगर उनको स्टार्टअप शुरू करना है या उसमें काम करना है, आपको मदद मिल जाएगी। आपको काफ़ी मौका है, काफ़ी बिज़नेस है डोभी जिले में खुज्जी गाँव में जाकर अपना एनिमल केयर सेंटर या एनिमल केयर स्टार्टअप खोलने के लिए। तो ये एक मैसेज रहा आप लोगों के लिए। और मुझे इसलिए हँसी आ रही थी जब तुमने बोला कि मेरा बायस है, क्योंकि बिल्लियों को बस थोड़ा-सा कम प्यार मिलता है तुमसे। बहुत खराब मेमोरी हाँ, रही है डॉग बिल्ली के साथ, तो इसलिए मतलब मैंने जब कुत्ता कहा तो उसमें बिल्लियाँ आती, क्योंकि हमारे इलाके में बिल्लियों के भी बच्चे होते हैं। सब लोग तो उनको रखते नहीं, क्योंकि मोस्टली डॉग्स का इस समय ज़्यादा है। तो मैंने जब डॉग्स बोला तो हाँ, उसमें बिल्लियों का भी है बाय डिफ़ॉल्ट। मेरा बस बायसनेस ये था कि जो मिल्च एनिमल्स हैं उनके कंपैरिज़न में डॉग्स की लाइफ़ और कैट्स की लाइफ़ थोड़ी-सी बुरी है यहाँ पे, तो उनके लिए मैं बिल्कुल वो करना चाहूँगी। एक बात दर्शकों के लिए कि अगर आप कुत्ते पालना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार कंसिडर कीजिए कि आप अडॉप्ट करें। बहुत सारे पेट्स ऐसे रहे हैं लॉकडाउन के समय जिनको अबैंडन कर दिया गया है। कोई शौक से लेता है, फिर ऑफ़िस जाते वक़्त सोचता है कि हमसे नहीं होगा, और फिर वो अबैंडन कर देते हैं। कुछ लोग रास्तों पर ही छोड़ देते हैं, या कुछ लोग फिर उनको शेल्टर में दे देते हैं। तो अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। और एक और बात है कि जो इंडियन डॉग्स होते हैं, इंडियन ब्रीड्स काफ़ी एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, और काफ़ी उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि लोगों को फॉरेन ब्रीड्स जिनको आदत नहीं है इंडिया में रहने की, उस वेदर कंडीशंस को झेलने की, वो फॉरेन ब्रीड्स को लेकर आते हैं। जो कि मतलब पहले तो चलिए उस पर शिक्षा भी कम थी, उस पर अवेयरनेस काफ़ी कम था। तो अब ऐसा हो चुका है कि लोगों को पता है कि इंडियन ब्रीड्स आर एज़ लविंग, उतना ही प्यार मिलता है आप लोगों को, उतना ही गार्डियनशिप मिलता है, उनका उतना ही लॉयल्टी मिलता है। तो आप कंसिडर कीजिए कि आप इंडियन ब्रीड्स भी लें। और एक और बात है कि स्टेरिलाइजेशन, जो कि गाँव में काफ़ी लोगों को लगता है, और शहरों में भी पहले लगता है कि काफ़ी अननेचुरल प्रोसेस है, नहीं होना चाहिए ये। पर काफ़ी डॉक्टर से भी बात करी, काफ़ी वेटरनेरियन डॉक्टर से बात करी है। और बात इतनी है कि अगर कैट हो, डॉग हो, उनकी जो नेचुरल लाइफ स्पैन है ऑन स्ट्रीट्स बहुत मतलब 1/4 रहती है कंपेयर टू एक स्टेरिलाइज्ड एनिमल की। क्योंकि उनको जो बार-बार बच्चे पैदा, स्पेशली बिल्लियों में ऐसा होता है कि हर 2-3 महीने में उनको बच्चे होते हैं, और उसमें से ऑलमोस्ट 80 से 90% बच्चे मर जाते हैं। तो ऐसे बहुत जानें जाती हैं। तो अगर स्टेरिलाइज़्ड रहे, एक तो वो बच्चों की जान नहीं जाएगी, और दूसरी बात है कि जो उसकी मम्मी है, जो उसके इवन जो उसका बायोलॉजिकल मेल फादर होता है, क्योंकि उनका क्या होता है कि वो जो एग्रेसिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उनको न्यूटर नहीं करते हैं, तो वो जाके ज़बरदस्ती काफ़ी एग्रेसिव होकर अपने ही गैंग्स में वो लड़ाइयाँ करते हैं, और फिर वो उनका लाइफ स्पैन उस वजह से काफ़ी कम हो जाता है। उनको घूमने की आदत होती है, मीटिंग के दौरान वो निकल जाते हैं मेट ढूँढने के लिए, और उस वजह से गाड़ियों के बीच में आ जाते, रास्तों के बीच में आके गाड़ियों के नीचे दब के मर जाते हैं। तो ये सब बहुत वजह है शहरों में, गाँव में, कि कुत्ते बिल्ली मर जाते हैं। तो अगर आप लोग कंसिडर कर रहे हैं कि कोई कुत्ते पाले, एक तो अडॉप्ट करने का सोचिए, और दूसरी बात है कि आप स्टेरिलाइज़ ज़रूर कराइए, क्योंकि उनके सेहत के लिए बेहतर होता है। तो साक्षी, सॉरी, तुम कुछ कह रही थी और इसी बारे में, जानवरों के बारे में? नहीं, हम हो गई थी हमारी बात खत्म। ओके। मुझे एक और सवाल है, फिर मैं जाने दूँगी। जो हम चुनाव के दौरान, तुम्हारा भी अनुभव रहा है, हम वापस घूम के उसी पे जा रहे हैं। तो उसमें जो औरतों का जितना उनका तुम्हारे साथ समर्थन रहा है, तुम्हें उतना दिखा है, पर और जो औरतों का पार्टिसिपेशन इन जनरल इन मामलों में अभी भी कम है। गाँव में, शहरों में, हर जगह थोड़ा-सा तो कम है। तो शिक्षा के तौर से और ऐसे ही जागरूकता के तौर से
तुम्हारा क्या सुझाव है कि इसको कैसे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए? जो तुम कह रही हो कि जो लोग लड़ते भी हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, वो अपने ज़रिए से नहीं, अपने ही परिवार के मर्दों के ज़रिए लड़ते हैं। तो फिर तुम्हारा क्या कहना है इस पे कि किस तरह से सुधारा जाए इस स्थिति को? बहुत सिंपल सी बात है सागरिका, अगर महिला सीट है तो सरकार ने कुछ सोच के उसको महिला नाम दिया है। महिला कौन है आपके घर में? आप हैं, कि जो आपके चाचा, पापा या दादा हैं या पति हैं, आप महिला हैं, आप बाहर जाइए। और क्योंकि आप गाँव में रही हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल आसान होगा उन रास्तों में निकलना, उन पगडंडियों पे निकलना, उन लोगों से मिलना। और सच बताऊँ तो जैसे मेरे गाँव की बात थी, मेरे गाँव में स्टैट्स के अकॉर्डिंग महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों के मुताबिक। तो अगर मेरे भाई या मेरे पिता ने मेरे बिना पे अगर चुनाव लड़ा होता, खुद मतलब सामने जाते, मैं नहीं जाती, तब गाँव में पुरुष घरों में नहीं घुसते, तो कैसे वो वोट माँगते? मैं घरों में डायरेक्टली घुसती थी, कभी-कभी बिना नॉक किए हुए घुसती थी और ज़बरदस्ती जाके उनके पैर छूती थी, उनसे बात करती थी। जैसे जो दादी लोग हैं, मैं उनके पास ज़मीन पे ही बैठ जाती थी। कोई खाना बना रहा है, मैं वहीं जाके बैठ जाती थी कि यार ये चूल्हे का सब्ज़ी कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी खाना है करके। तो ये पुरुष नहीं कर पाएँगे। आप जाएँगी, आप उनसे मिलेंगी, तो वो जो महिला है ना उस पर्टिकुलर घर की, उसको लगेगा कोई तो आया जो हमें समझेगा। आदमी तो आदमी की समझेगा ना, आदमी आदमी की समझ ही रहा है बाहर। आप जाओगे तो उन्हें शायद एक एक पर्टिकुलर स्टेज पे कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। तो बहुत ईज़ी है, आपको जिस पोशाक में कंफर्टेबल हो उस पोशाक में जाइए, पूरी सुविधाओं के साथ जाइए कि चेहरा ढकना है, धूप का असर नहीं पड़ना चाहिए, वो सब जैसे जाना है जाइए। लेकिन जो आपका वार्ड है, जो आपका गाँव है, जो आपका जिला है, आप सबसे पर्सनल लेवल पे मिलने जाइए, क्योंकि जब आप जा रही होंगी रास्ते में इंसानों के अलावा तमाम ऐसी परेशानियाँ आपको दिखेंगी, आपको लगेगा ओह! इस पे भी काम कर सकते हैं, इस पे भी काम कर सकते हैं। आपके पास बोलने के लिए मुद्दे होंगे। और अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ तो सागरिका, मैं कल को चुनाव में आऊँ या ना आऊँ, मैंने एक मुहिम तो छेड़ दी है कि अब लोगों के अंदर ये आ गया है कि अगर महिला सीट है तो नहीं निकलोगे तो वोट तो नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एटलीस्ट वो तो मेरी सबसे बड़ी जीत है। और शायद अब लोगों की माएँ भी पोस्टर्स पे आएँगी, जैसे मेरी माँ को मैं लेकर आई थी। बहुत-बहुत अच्छी बातें तुमने मतलब शुरू कर दी हैं अपने गाँव पे, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो विकास हुआ है, हो रहा है और अ, जबकि तुम नहीं जीती हो उसके बावजूद तुम इतना कर पाई हो, तो जो लोग रेगुलरली करते हैं उनका तो कितना प्रभाव रहेगा ये सब मुद्दों पर अगर बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ध्यान सही दिया बात तो। है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत आभार रहा और मिलते हैं कभी और अगर समय रहा तो हम फिर से ये करेंगे और उम्मीद है कि तुम फिर से चुनाव लड़ोगी और फिर जीतोगी और फिर हमें बहुत सुधार देखने को मिलेगा और बिल्कुल सागरिका, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बार-बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, मुझे इस चैनल पे लेकर आने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं ये अपने गाँव वालों तक पहुँचा सकती हूँ। उनको लगेगा कि हाँ, 1 साल पहले कौन-सी मुहिम छिड़ी थी उसको याद रखना है। और हम लोगों ने कुछ जानवरों की बातें करी, कुछ विलेज में अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करी, जो आई थिंक टॉपिक से भले थोड़ा-सा हटके था, पर इक्वली इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ गाँव की बात हो रही है। और अगर ये मैसेज जितने तक लोगों तक जाएगा, अगर 10 लोगों ने देखा, चलिए ठीक है 100 लोगों ने देखा, 100 में से अगर 2 लोग भी सोचेंगे ना, तो उस गाँव का तो भला हो ही जाएगा। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चुनाव का एक्सपीरियंस के साथ-साथ मुझे इन इम्पोर्टेंट मैसेजेस की बहुत ज़रूरत थी, जो आपके थ्रू और मेरे थ्रू पहुँची और ज़्यादा दूर तक पहुँचेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये अच्छा है कि हिंदी में योगदान देके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गाँव तक भी लोग इसको देख सकते हैं, अपने दादा को, अपने चाची को, अपने दादी को दिखा सकते हैं। तो बहुत बहुत खुशी की बात होगी मुझे। मुझे बहुत अच्छा ये लगेगा अगर हमारा ये दूर पहला तक पहला पहुँचेगा। एपिसोड रहा है हिंदी में, सो काफ़ी स्पेशल है। हाँ, तो मैं मुझे थैंक उसके यू लिए भी सो बहुत ज़्यादा खुशी है कि जैसे एक पार्टनर मैं थोड़ा-सा टॉपिक से हट के एक बात बोलूँगी कि जैसे कश्मीर फाइल्स जब मूवी आई थी, तो मैंने इसके पहले मूवीज़ के बारे में शहर के लोगों को या गाँव के अगर बहुत हुआ तो मुश्किल से आदमी लोगों को बात करते देखा। पर कश्मीर फाइल्स जो एक आंदोलन लेकर आया कि घर में जो चूल्हा-चौका करने वाली औरत है, वो बात करने लगी कि कश्मीर फाइल्स देखनी है, या वो देखने भी गई अपने पति, अपने बेटों के साथ। तो आप समझ रही हैं ना, ये वर्ड ऑफ माउथ का पावर। तो मैं सिमिलरली, मैं उतने बड़े उस पे तो अभी नहीं हूँ, लेकिन उसी वे में मैं इस पर्टिकुलर वीडियो से ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि शहर में हो, शिक्षा अर्जन कर लिए, जिस गाँव से निकले थे, आपकी शिक्षा अब उन लोगों को बढ़ाने में होनी चाहिए, सिवाय अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के अलावा भी। बहुत-बहुत अच्छा मैसेज है। आई होप ज़रूर पहुँचेगा सबको और थैंक यू फिर से, मिलते हैं जल्दी। बहुत शुक्रिया सर।